क्या ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? एक बार ऑडियो वीडियो बता दो भाई, ऑडियो वीडियो बता दो, सही आ रही है तो बात करें फिर अपना। मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ सही से? ठीक है। प्रियंका गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हो सारे? ठीक है। मेरी याद आई या नहीं आई तुम लोगों को 3-4 दिन से? ठीक है, बढ़िया हो। जो लोग आ चुके हैं लाइक वाइक करते जाना। आज अपन जो चैप्टर करने वाले हैं नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जैसे अपन ने मानव स्वास्थ्य तथा रोग में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में अपन ये देखा कि जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, सूक्ष्म जीव हैं, ये हमें बहुत सारे रोग देते हैं। लेकिन क्या सारे जो बैक्टीरिया, सारे जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोब्स हैं, क्या वो सारे ही खराब हैं क्या हमारे लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। सारे खराब नहीं है, बहुत सारे हमारे कल्याण में, हमारे वेलफेयर में भी उपयोगी हैं। कैसे कैसे? हमें बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो माइक्रोब से मिलते हैं। अभी इस चैप्टर के अंदर अपन उन्हीं की बात करेंगे कि कैसे हमारे लिए लाभदायक है कौन? माइक्रोब्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में उनकी तारीफ होगी। किसकी? माइक्रोब्स की। बैक्टीरिया हो गए, आपके फंजाई हो गए, इन सब की तारीफ होने वाली है इस चैप्टर में। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को और समझना। अगले 1 घंटे में ये जो चैप्टर है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रदीप। ठीक है, जो लोग नहीं जानते उनको बता देता हूं। और डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि सूक्ष्म जीव होते क्या है। तो जिसको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़े उसको अपन सूक्ष्म जीव कहेंगे। यार जो हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखेगा ना, वो क्या है? आपका सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जिसको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े वही सूक्ष्म जीव होता है, माइक्रोब्स उसको कहते हैं। अब इसमें कौन कौन आपके बैक्टीरिया हो गए, फंजाई, प्रोटोजवा, प्रोटिस्टा, वायरसेस, वायरस और प्रोएंस, ये सारे क्या है? सूक्ष्म जीव हैं। ये सारे ही सूक्ष्म जीव हैं जो अपन अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, अब अगली बात आती है कि भैया ये सूक्ष्म जीवों की लोकेशन क्या होती है, कहां मिलेंगे हमें ये सूक्ष्म जीव? ठीक है, तो सूक्ष्म जीव आपको हर जगह मिल सकते हैं, चाहे वो आपकी मिट्टी हो, चाहे वो आपका जल हो, वायु हो, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के ऊपर, पौधों के ऊपर, पौधों के अंदर, हर जगह आपको क्या मिलेंगे? सूक्ष्म जीव देखने के लिए मिल सकते हैं। भैया ठंड में तो नहीं होते होंगे सूक्ष्म जीव, मैंने कहा बर्फ की मोटी मोटी परतें हैं उनके नीचे भी आपको सूक्ष्म जीव मिल सकते हैं। भैया गर्म झरनों के अंदर तो जिनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है वहां पर तो सूक्ष्म जीव नहीं मिलेंगे, मैंने कहा वहां पर भी सूक्ष्म जीव मिलते हैं। तो मोटा मोटी बात ये समझ में आती है, सूक्ष्म जीव हमें हर जगह देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चाहे वो बर्फ हो, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, या फिर उच्च अम्लीय जो पर्यावरण है जहां पर एसिडिक कंडीशंस है, वहां पर भी आपको सूक्ष्म जीव जो देखने के लिए मिलेंगे। ये तो समझ लिया हमने कि सूक्ष्म जीव होता क्या है। अब बात करेंगे अपन की घरेलू जो उत्पाद है, हमारे जो घर पर अपन उत्पाद बनाते हैं, उनके अंदर सूक्ष्म जीव जो है उनका क्या रोल है उसको समझते हैं। ठीक, तो घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। अब आपके लिए जो सबसे कॉमन आता है, भाई दही सबने पी रखा है, बिल्कुल भैया दही तो हम सबने पी रखा है। तो दही को बनाने के लिए हमें यहां पर एक बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, ये होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एक बड़ा ग्रुप है, उसका एक मेंबर है लैक्टोबैसिलस, जो हमें दही बना के देता है। भैया कैसे? मैंने कहा दही बनाने की प्रोसेस आप सबको पता है। अपन क्या करते हैं? दूध को गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं, उसमें फिर अपन दही, थोड़ा सा दही या फिर छाछ डाल देते हैं दूध के अंदर, और फिर हम रात रात उसको रख देते हैं, सुबह देखते हैं वो दही बन जाता है। कौन बनाता है? ये लैक्टोबैसिलस उसको बनाता है। देखिए, लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और इस ग्रुप का जो मेंबर है वो क्या है? लैक्टोबैसिलस है। ये क्या करता है? दूध से दही बनाने का काम करता है। दही हमारा घरेलू उत्पाद है। ठीक, कैसे बनाता है उसको समझते हैं। दूध के अंदर, मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है केजीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? केजीन प्रोटीन होती है। ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है, ये क्या करता है? ये इस प्रोटीन को आंशिक रूप से पचा देता है। वापस सुना ध्यान से, हमारे पास में दूध है, दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन है? भैया केजीन प्रोटीन है। बिल्कुल भैया केजीन प्रोटीन है। केजीन जो प्रोटीन है इसको कौन पचाएगा? ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये इसको आंशिक रूप से पचा देता है। भैया ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध में कहां से आया? मैंने कहा हमने डाला है ना इसको। कैसे डाला भैया?
छाछ डाली हमने थोड़ी सी या फिर दही डाला। अरे सब जानते हो तुम लोग कि दही बनाने के लिए अपन दूध में क्या डालते हैं, आरंभक डालते हैं, इनोकुलम डालते हैं, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में जावण कहते हैं। ठीक है, तो वो डालते हैं। उसमें क्या है, दही छाछ, इनमें क्या है, थोड़ा सा हमने तो दही छाछ डाला, इनमें क्या है, इनमें वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। वो जाके क्या करेगा, दूध के अंदर जो प्रोटीन है, केजिन प्रोटीन है, उसको आंशिक रूप से पचा देता है। जैसे ही वो आंशिक रूप से उसको पचाएगा, अपना जो दूध है वो कैसा हो जाएगा, स्कंदित हो जाएगा, और दूध का जो स्कंदित रूप है उसी को अपन दही कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहां पर अपन क्या यूज करते हैं, आरंभक यूज करते हैं। आरंभक छाछ हो सकती है, आपका दही हो सकता है, जिसके अंदर भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, वो आपका यहाँ पर आरंभक हो सकता है। आरंभक अंग्रेजी में इसको इनोकुलम कहते हैं, अपन इसको जावण कहते हैं। ठीक है, तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत के लिए आरंभक डालते हैं। दूध से अगर को दही बनाना है तो फिर क्या डालेंगे, उसमें आरंभक डालेंगे। ठीक है, क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। समझ में आई बात। तो दूध से दही बनाना सीख गए, बिल्कुल भैया सीख गए। दूध को निकाला, जगर मगर, उसके बाद में गर्म करेंगे। गर्म क्यों कर रहे हैं भैया दूध को, भैया दूध में कुछ और भी अगर कोई जीवाणु है तो अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो जीवाणु मर जाए। ठीक है, तो दूध अपना क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। ठीक है, प्योर तो पहले से, लेकिन कोई जीवाणु अगर होगा तो वो मर जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन दूध को गर्म करेंगे और ठंडा करेंगे। उसको ठंडा करने के बाद में अपन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डालेंगे और वो उसको प्रोटीन को आंशिक रूप से पचाएगा। जब आंशिक रूप से पचाएगा तो दूध अपना स्कंदित हो जाएगा और वही अपना दही होता है। ठीक है, तो ये लैब के उपयोग क्या है, लैब मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है, इनके कोई फायदे हैं क्या हमारे पास में, मैंने कहा बिल्कुल फायदे हैं। जो आपका ये जो लैब है ना, ये विटामिन B12 की मात्रा बढ़ा देता है। कौन सी मात्रा, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ा देता है। भैया ये कैसे, मैंने कहा देखो दूध पी रहे हो आप और दही पी रहे हो, दोनों में फर्क आ जाता है। क्या फर्क आता है, विटामिन B12 की मात्रा दही में बढ़ जाती है। इसलिए ये कहते हैं कि जो ओल्ड एज में आ जाते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं या फिर जो अधेड़ उम्र के व्यक्ति होते हैं, उनको दूध से ज्यादा क्या पीना चाहिए, दही पीना चाहिए। भैया इससे क्या होगा, भैया इससे ये होगा कि आपको तो दही पचाने में थोड़ा आसान हो जाएगा, उसके अलावा उसमें विटामिन की मात्रा जो है वो अधिक होती है दूध के मुकाबले में। ठीक, उसके अलावा दही में एक चीज और आ जाती है, गट में रोगजनित जो सूक्ष्म जीव है उनको चेक करता है। आप दही पी रहे हो तो आपकी गट हेल्थ जो है ना वो इंप्रूव रहती है। तो जिनको पेट की थोड़ी समस्या है, गट की थोड़ी समस्या रहती है, उनको दूध के बजाय दही पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए, क्योंकि वो जो सूक्ष्म जीव जा रहे हैं लैब, ये क्या करते हैं, गट में रोगजनित जो सूक्ष्म जीव हैं उनको चेक करते हैं, ज्यादा जो रोगजनित जीव होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं जो एनसीईआरटी बताती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आते हैं किण्वन पर, आते हैं फर्मेंटेशन। फिर फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के अंदर ये अपन ने सीख रखी है, कहां पर 11वीं क्लास में सीखी थी, सब्शन वाले चैप्टर में सीखी थी, पालकों में सब्शन होता है उसमें सीखी थी। जो किण्वन जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, इसमें CO2 बनती है। बिल्कुल भैया CO2 बनेगी। जब CO2 बनेगी, गैस बनती है, तो गैस को बाहर निकलने के लिए जगह भी चाहिए। बिल्कुल भैया जगह चाहिए। तो गैस ऐसी चीज है, अगर आप उसको जगह नहीं दोगे तो वो अपने आप छेद बना लेती है। कैसे बनाएगी, मैंने कहा दिखाता हूं अभी। जैसे अपन इडली डोसा की बात करें तो इडली डोसा कैसे बनाएंगे, दाल चावल का आटा लेंगे, उसको गूंथ लेंगे, ठीक है, और उसका फिर क्या करवाएंगे, किण्वन करवाएंगे। किसके साथ में, बैक्टीरिया के साथ में क्या करवाएंगे, किण्वन करवाएंगे। भैया इससे क्या होगा, मैंने कहा बैक्टीरिया के साथ में जब अपन किण्वन कराएंगे तो यहां पर CO2 गैस बनेगी, और जब CO2 गैस बनेगी तो गैस को बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए। जगह चाहिए तो वो छोटे छोटे छेद बना देती है। इसमें बना देगी छोटे छोटे छेद, ये आपके जो इडली डोसा है इनमें छेद बना देती है। तो आपने देखे होंगे जो इडली डोसा होते हैं इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि किण्वन हुआ है, बैक्टीरिया से किण्वन हुआ है और CO2 गैस बाहर निकली है। बाहर निकलने के लिए जगह तो चाहिए होगी, तो इसलिए वो छोटे छोटे की जो है छिद्र हुए हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या करे तो बता दो भाई, होनी तो नहीं चाहिए, फिर भी किसी को है तो। और जिन लोगों ने अभी भी लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। ठीक, एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूं उस चीज को। मैं कह रहा हूं किण्वन की बात कर रहे हैं, फर्मेंटेशन की अपन बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगी, CO2 बनेगी, CO2 बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए, तो क्या है वो जो प्रोडक्ट अपना वो क्या होगा, फूल जाएगा और उसमें हल्के हल्के छेद भी हो जाएंगे। तो आप देखते हो इडली और डोसा दोनों ही थोड़े फूले हुए रहते हैं, उनके अंदर बाहर क्या गैस निकलती है। इसलिए इसमें दाल चावल का अपन आटा लेते हैं, उसका क्या किण्वन कराते हैं, किसके साथ में, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इडली डोसा बनवाना है आपको तो बैक्टीरिया आपको यूज में लेना पड़ेगा। वही मैं बात करूं ब्रेड की, सबने देखी होगी ब्रेड,
ठीक है। दाल चावल के आटे का किण्वन करवाते हैं, एनसीईआरटी यही कहती है कि दाल चावल के आटे का किण्वन करवाएंगे, यहाँ पर भी अपन, लेकिन किसके साथ में, इस बार अपन यीस्ट यूज करेंगे, बैक्टीरिया यूज नहीं करेंगे, यीस्ट यूज करेंगे। कौन सी? सैक्रोमाइसी। अरे यीस्ट को यीस्ट सैक्रोमाइसी है ना, इसका नाम होता है क्या, ये फंजाई है, ये क्या है, ये फंजाई है ना। तो ऊपर अपन ने बैक्टीरिया यूज किया, नीचे क्या कर रहे हैं अपन, फंजाई को यूज कर रहे हैं, कवक को यूज कर रहे हैं। यहां पर भी वही CO2 गैस बाहर निकलेगी, और आप देखते हो ब्रेड के अंदर भी छोटे छोटे छेद होते हैं, किस वजह से, CO2 बाहर निकली, इसी वजह से वो छेद आए। क्लियर? ठीक है भैया, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक। तो हमें मोटा मोटी बात ये समझ में आती है कि भैया अगर आपको इडली डोसा बनाना है तो आप बैक्टीरिया का यूज कर लो, और अगर आपको ब्रेड बनानी है तो आप यीस्ट यूज करो। ठीक है, यीस्ट क्या है, कवक है। अच्छा, इसमें आते हैं अगला, ये एक पेय पदार्थ है जिसका नाम है टोडी, और जिसको ताड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी ये कहती है कि दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में ये एक पारंपरिक ड्रिंक है, और बिहार से कोई देख रहा है, यूपी बिहार से, तो वो इस चीज को समझेंगे। ठीक है, ताड़ी वर्ड जो है आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ठीक है, गानों में भी सुना होगा। तो ये भी किण्वन द्वारा तैयार की जाती है। इसको आप ड्रिंक समझो, जैसे ये नशा करती है, ठीक है, उनकी पारंपरिक ड्रिंक है। जब कोई मतलब शादी ब्याह होता है तो ये ड्रिंक सर्व करते हैं, वो पिलाते हैं एक दूसरे को। कैसे बनाते हैं? यहाँ पर ताड़ वृक्ष जो है वो यूज किया जाता है। ताड़ वृक्ष एक पेड़ है, उसके डाली पर क्या लगा देंगे, एक मिट्टी की जो हांडी होती है वो बांध देंगे ऊपर। और आप सबने देखा होगा जब भी अपन किसी प्लांट पर थोड़ा सा कट मारते हैं तो उसमें से लिक्विड बाहर आता है। ठीक है, वैसे ही ताड़ वृक्ष पर थोड़ा सा कट लगा देंगे और उससे लिक्विड बाहर आता है। ठीक है, और वो लिक्विड कहां जाएगा, उस हांडी में इकट्ठा हो जाता है, और फिर उस जो लिक्विड जो इकट्ठा हुआ है उसी को छान कर उसको पिलाया जाता है, उसी को ही ये टोडी कहते हैं। और ये दक्षिण भारत में एक पारंपरिक पेय है, आपको याद रखना है, किण्वन द्वारा ये तैयार करी जाती है ना। इसको भी किण्वन द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, वो गाना है ना यार, आओ ना छान के प्यादी राजा साड़ी से ताड़ी। ठीक है, तो वो साड़ी से ताड़ी क्या पिला रही है, ये ताड़ी है ना, ये साड़ी से छान कर ताड़ी पिला दूं। ठीक है, तो इस टोडी की बात हो रही है। ठीक, पनीर की बात करते हैं फिर, है ना, चीज की बात करते हैं, पनीर की बात करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना भाई, देखो वापस से ना दिखा देता हूँ थोड़ा सा तुम लोगों को, वैसे तुम लोगों को समझ में आता है इतना तो। ठीक है, ये भैया पेड़ है। ठीक है, हाँ, किसका, ताड़ वृक्ष है ये। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा देंगे, पर इस पे हांडी लटका देंगे, ये अपन ने हांडी लटका दी। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर हल्का सा कट लगाएंगे इसकी डाली पर, तो यहाँ पर जो पदार्थ जो है अपना पेय पदार्थ जो है यहाँ पर इकट्ठा होता जाएगा, और फिर इसको जो है वो ऐसा ड्रिंक सर्व की जाती है। ठीक है, आज पनीर की बात करते हैं, चीज की बात करते हैं। तो जो पनीर है वो भी सूक्ष्म जीवों का किण्वन करवाकर ही बनाई जाती है। पनीर जो है वो भी माइक्रोब जो सूक्ष्म जीव है उनका किण्वन करवाकर क्या है, बनाई जाती है। यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव है वो फंजाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। अगर आपको पनीर या फिर चीज बनानी है तो आपको फंजाई या फिर जो बैक्टीरिया है वो आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप बैक्टीरिया यूज करोगे तो अलग क्वालिटी की पनीर बनेगी, और अगर आप फंजाई यूज करोगे तो अलग क्वालिटी की पनीर जो है वो बनती है। पनीर का प्रकार जो है वो बैक्टीरिया और फंजाई पर निर्भर करेगा। भाई किस टाइप का पनीर आपका बनने वाला, किस टाइप का चीज आपका बनने वाला है, वो किस पर निर्भर करेगा, कि आप बैक्टीरिया यूज कर रहे हो कि फंजाई यूज कर रहे हो, उस पर निर्भर करेगा। जैसे एनसीईआरटी लिखती है, पहला लिखते हैं स्विस चीज। कौन सा? स्विस चीज, याद रखना है यहाँ पर, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है स्विस चीज। तो यहाँ पर क्या है, बड़ी मात्रा में CO2 निकलती है। स्विस चीज की खास बात क्या है, बड़ी मात्रा में CO2 निकलती है, बहुत बड़े लेवल पर CO2 निकलती है। बड़ी मात्रा में CO2 निकल रही है तो ज्यादा CO2 बाहर निकलने के लिए ज्यादा जगह चाहिए होगी, इसलिए जो स्विस चीज होती है, जो स्विस पनीर होती है, इसके अंदर बड़े बड़े छेद होते हैं। क्यों होते हैं बड़े बड़े छेद? क्योंकि ज्यादा गैस जो बनी है, ज्यादा गैस बनेगी तो ज्यादा गैस बाहर निकलेगी, बाहर निकलने के लिए बड़े बड़े छेद होने चाहिए। तो बड़ी मात्रा में CO2 निकलती है, इसमें बड़े छिद्र होते हैं, और यहां पर अपन बैक्टीरिया यूज करते हैं। स्विस चीज को बनाने के लिए अपन बैक्टीरिया द्वारा किण्वन करवाते हैं, और यहां पर जो बैक्टीरिया उसका नाम आपको याद रखना है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरामानाई। ठीक है, इंटर में कितना परसेंट होना चाहिए जनरल? 60% होना चाहिए भाई, 60% आपको आने चाहिए। ठीक है, तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर CO2 निकलती है, ये वाली इंपॉर्टेंट बात है। आपको लग रही है भैया तो छोटी बात है, जितनी बातें यहाँ पर लिखी हुई है सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो स्विच चीज होती है, इसमें बड़ी मात्रा में CO2 निकलती है और उसके अलावा बड़े छिद्र होने चाहिए, बैक्टीरिया द्वारा किण्वन होता है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी यहाँ पर जो है आपका बैक्टीरिया का नाम है। एक है रोक्यूफोर्ड चीज, एक क्या है रोक्यूफोर्ड चीज, एक स्विच चीज थी, एक रोक्यूफोर्ड चीज। ये विशेष प्रकार की फंजाई द्वारा किण्वन करवाया जाता है। अगर आपको रोक्यूफोर्ड चीज बनानी है तो विशेष प्रकार की फंजाई यहां पर आपको यूज करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी सिर्फ इतना लिखती है, विशेष प्रकार की फंजाई द्वारा किण्वन करवाना पड़ेगा। फंजाई का नाम नहीं लिखती, लेकिन हम आपको नाम भी बता देते हैं। नाम क्या है फंजाई का? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई जो है फंजाई का नाम है। ये पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई फंजाई को अगर आप यूज करोगे तो आपके सामने जो पनीर बनके तैयार होगा, जो चीज बनके तैयार होगी, वो रोक्यूफोर्ड चीज जो है वो बनकर तैयार होगी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और इस रोक्यूफोर्ड चीज की खास बात क्या है? इसमें स्पेशल फ्लेवर होता है, इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा अलग होता है नॉर्मल पनीर से। तो ये दोनों बातें पनीर की आपको ध्यान में रखनी है। स्विच चीज बड़ी मात्रा में CO2, तो बड़े छेद होंगे, और यहाँ पर बैक्टीरिया यूज करते हैं, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। और रोक्यूफोर्ड चीज विशेष प्रकार की फंजाई यहाँ पर यूज करते हैं, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई, ठीक है, और स्पेशल फ्लेवर होता है इसका। ठीक, चलिए ये तो अपन ने बात करी जो घरेलू उत्पाद है, जैसे आपका दही हो गया, इडली डोसा, ये सारे घरेलू उत्पाद है भाई, पनीर हो गया, ये घरेलू उत्पाद है। अब बात करेंगे अपन औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, जो बड़े बड़े उद्योग में बन रहे हैं, ऐसे उत्पादों में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से काम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, है ना। आ जाओ भैया। तो यहां पर औद्योगिक जो उत्पाद है उनमें आपको कोई चीज बनानी है तो आपको फर्मेंटर यूज करने पड़ेंगे। फर्मेंटर क्या होते हैं? अरे बड़े बड़े बर्तन हो रहे भाई, उद्योग में कोई चीज बन रही है, इंडस्ट्री में कोई चीज बन रही है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि भैया आप एक पतीला ले रहे हो छोटा सा, उसमें कोई चीज बना रहे हो, तो मार्केट में क्या क्या बेचोगे फिर? अरे इतनी सी चीजें मार्केट में क्या बेचोगे? तो आपको क्या है, बड़े बड़े बर्तन यहां पर यूज करने पड़ेंगे, और उन जो बड़े बड़े बर्तन है उनको क्या बोलते हैं अपन? फर्मेंटर बोलते हैं, किण्वक बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक अपने पास में क्या है, एक फंजाई, एक कवक है, यीस्ट, सबने नाम सुन रखा होगा, सेक्रोमाइसिस सर्विसी कहते हैं इसको। ठीक है, ये जो यीस्ट है इससे आप ब्रेड भी बना सकते हो, और इसी से आप बियर, विस्की, ब्रेंडी, रम ये भी बना सकते हो। ठीक है भैया, मतलब आप यीस्ट को यूज करके चाहे आप ब्रेड बना लो, चाहे आप बियर, ब्रेंडी, विस्की, रम ये बना लो। अगर आप इससे ब्रेड बना रहे हो तो उसको क्या कहेंगे अपन? बेकर्स यीस्ट कहते हैं। अगर आप यीस्ट को यूज करते हुए ब्रेड बना रहे हो तो क्या कहेंगे? इसको अपन बेकर्स यीस्ट कहेंगे। और अगर आप इससे बियर, वाइन, ब्रेंडी, रम, विस्की ये बना रहे हो तो उसको अपन ब्रूअर्स यीस्ट कहेंगे। भैया ये क्या बात कर दी आपने? ये क्या बात करी कि भैया अपन यीस्ट को यूज करके ब्रेड भी बना लेंगे और उसी से यूज करके अपन बियर, वाइन, ब्रेंडी, विस्की, रम ये भी बना लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल। अब यहां पर डिफरेंस क्या आएगा कि आप कच्चा माल किसका यूज कर रहे हो। अगर आप ब्रेड को बनाने वाला कच्चा माल यूज कर रहे हो तो ब्रेड ही बनेगी ना भाई, और अगर आप बियर को बनाने वाला कच्चा माल यूज कर रहे हो बियर बनेगी, ब्रेंडी ब्रेंडी बनेगी, विस्की विस्की बनेगी। ठीक है, आजा चलिए। तो अब मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे अगर अपन जो यूज करें ना, जो कितने लोग जो जानते हैं भाई, ठीक है, जैसे गेहूं होता है ना, वैसे जो भी एक होता है, ठीक है, अनाज सा ही होता है। ठीक है, अगर आप जो को यूज करते हुए, जो को अगर आप रॉ मटेरियल कच्चा माल यूज करके और किण्वन करवाओगे तो क्या बनेगा? तब बनेगा बियर। जो से क्या बनती है? बियर बन जाएगी। और अगर आप अंगूर का रस यूज कर रहे हो, किसका रस? अंगूर का रस, तो क्या बनेगा? वाइन बनेगी। ठीक है, और अगर आप गन्ने का रस यूज कर रहे हो, गन्ने का रस, अगर आप किसका रस यूज कर रहे हो, गन्ने का रस यूज कर रहे हो, तो आपकी रम बनती है। गन्ने के रस से क्या बनती है? रम बनती है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की क्या है यहाँ पर, अलग अलग प्रकार की क्या है आपके रॉ मटेरियल अपन यूज करे हैं। जो अगर आप यूज करते हो जो, तो आपकी बियर बनेगी, अंगूर रस से यूज करोगे तो वाइन, और गन्ने का रस यूज करोगे तो रम बनेगी। ठीक बात, चलिए। अब यहां पर आपकी जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एल्कोहलिक जो ड्रिंक्स होती हैं वो कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक ड्रिंक होती है जो क्या होता है, सर्च कर ले जो क्या होता है। ठीक है, जो नहीं जानते, जो ज्यादा शहरी हैं, वो प्लीज जो सर्च कर लीजिएगा। एल्कोहलिक ड्रिंक्स पे आते हैं ना। एल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है वो आपकी दो प्रकार की होती हैं। अगर आप डिस्टिलेशन करवा रहे हो, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, ऐसा समझो कि ज्यादा फिल्टर करने की प्रोसेस है ना।
डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है, उससे ज्यादा हाई क्वालिटी की चीज बन जाती है। तो आप सब लोगों ने सुना होगा बियर और वाइन, ठीक है। बियर और वाइन आपको नॉर्मली दुकानों पर मिलती हैं, ठीक है। जो नॉर्मली ठेके होते हैं वहां पर आपको बियर और वाइन का, मतलब आपको तो क्यों मिलती हैं, लेकिन फिर भी आपको पोस्टर देखने को मिलते हैं बियर वाइन की। लेकिन बात करें ब्रेंडी, विस्की, रम, ये चीज आती है महंगी। महंगी क्यों आती है? क्योंकि ये क्या है, डिस्टिलेशन द्वारा बनाई गई है। भैया कैसे? मैंने कहा देख वापस सुना ध्यान से। अल्कोहलिक ड्रिंक्स दो प्रकार की होती है, एक सस्ती एक महंगी, ठीक है। जो सस्ती वाली होती है वो अब आपकी जो डिस्टिलेशन बिना बनाई जाती है, जिसमें डिस्टिलेशन नहीं करवाया गया है, ठीक है। तो यहां पर आपकी वाइन और जो बियर होती है ये विदाउट डिस्टिलेशन बनी है, ठीक है। और अगर अपन वाइन के अंदर ही डिस्टिलेशन कर दें, जो अपनी वाइन बनी है इसी में अगर अपन डिस्टिलेशन कर दें तो क्या बन जाएगा, ब्रांडी बन जाती है। आपने वाइन बना ली अंगूर का रस यूज करके, अगर आप उसमें डिस्टिलेशन नहीं करवा रहे हो तो वो वाइन है, उसको बेच दो। अगर आप वाइन के अंदर ही डिस्टिलेशन करवा रहे हो तो क्या बन जाएगी, ब्रांडी बन जाएगी, ठीक है भैया। और अगर आप बियर के अंदर डिस्टिलेशन करवा दोगे तो क्या बन जाएगी, विस्की बन जाएगी। बियर क्या होती है, सस्ती मिलती है। विस्की क्या मिलती है, महंगी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उसके अंदर डिस्टिलेशन करवा के उसको बढ़िया क्वालिटी का बना दिया है, ठीक है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अरे सिर्फ गाय को खिलाने के लिए नहीं होता ही भाई, इसकी रोटी भी बनती है, ठीक है ना। प्रॉपर अनाज जैसा गेहूं बाजरा ये अनाज है, वैसे जो भी एक अनाज होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। जो डिस्टिलेशन से बनती है वो याद रखना, वाइन और बियर है। और जो डिस्टिलेशन से बनती हैं वो आपकी ब्रांडी, विस्की और रम, ठीक है। अब आपको ध्यान में रखना है, वाइन का ही अगर आप डिस्टिलेशन करवा दोगे तो ब्रांडी बन जाएगी, बियर का आप डिस्टिलेशन कराओगे तो विस्की बनेगी, और रम किससे बनती है, गन्ने के रस से। तो अगर आप गन्ने के रस से डिस्टिलेशन से बनवाओगे तो आपकी रम बन जाएगी, ठीक है। आ जाओ, तो आते हैं अपन एंटीबायोटिक्स पे आते हैं ना। ये अपन ने प्रोडक्ट्स की बात कर ली, ठीक है। अब बात करेंगे अपन एंटीबायोटिक्स की, प्रतिजैविक की बात करते हैं। प्रतिजैविक आप सब जानते हो एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अपन बार बार हर चीज में एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब समझते हैं। हिंदी में इसको प्रतिजैविक कहते हैं, मतलब जीवन के खिलाफ। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, एंटीबायोटिक्स जो शब्द है इसका मतलब ही क्या होता है, जीवन के खिलाफ। ये एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है जीवन के खिलाफ। भैया ये क्या बात हुई, हम तो कोई इन्फेक्शन होता, कोई रोग होता तो हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। तो अगर ये जीवन के खिलाफ है तो हम क्यों लेते हैं इसको? मैंने कहा ये जीवन के खिलाफ तो होती है, लेकिन हमारे जीवन के खिलाफ नहीं। जो कोई रोग करने वाला रोग कारक हमारे शरीर में गया है उसके जीवन के खिलाफ होती है। आपस सुना, इसका मतलब एंटीबायोटिक शब्द का मतलब होता है जीवन के खिलाफ है। किसके जीवन के खिलाफ है? जो रोग कर रहा है उसके जीवन के खिलाफ है, हमारे लिए तो लाभदायक है, ठीक है। एंटी माने अगेंस्ट, और बायोटिक मानी लाइफ, मतलब लाइफ के अगेंस्ट। किसकी लाइफ? जो रोग कर रहा है उसकी लाइफ। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है ये कहां से निकलता है? ये वह पदार्थ है जिसका निर्माण निर्माण लिखा जिसका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा होता है। ये रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं। एंटीबायोटिक्स का निर्माण कहां से होता है? एंटीबायोटिक्स का निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों से ही होता है, और ये दूसरे सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं। कौन से सूक्ष्म जीवों को मारते हैं? जो रोग करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मारते हैं। वापस सुना मेरी बात ध्यान से, एंटीबायोटिक्स जो है वो कैसे बनता है, कहां से निकलती है एंटीबायोटिक्स? तो वो कोई सूक्ष्म जीव है, माइक्रोब्स जो है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, बहुत सारे फंजाई हो गए, वहां से क्या है अपन को एंटीबायोटिक्स जो प्राप्त होती हैं। और ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, जो रोग करने वाले सूक्ष्म जीव है उनको मारती हैं। तो वह पदार्थ जिसका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और यह रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने करी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा इसकी डिस्कवरी हुई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब जो हैं, इन्होंने ऐसा नहीं सोचा रात को कि भैया मैं सुबह उठ कर क्या कर दूंगा, एक एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कर दूंगा। एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी हुई थी, जो खोज हुई थी, वो बाई चांस हुई थी, बाई चांस डिस्कवरी हुई थी। पहले से सोचा नहीं था कि मुझे एंटीबायोटिक्स बनानी है, बाई चांस डिस्कवरी हुई। कैसे भैया? यार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब अपनी लैब के अंदर बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब क्या कर रहे थे? बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और बैक्टीरिया कौन सा था? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया था। वापस सुनना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी करी। ये काम कर रहे थे किस पे? बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का नाम है जिस बैक्टीरिया पर ही काम कर रहे थे। बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे तो बहुत सारी प्लेटों पर इन्होंने बैक्टीरिया की कॉलोनी बनवा रखी थी।
ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया की क्या बना रही, प्लेटों पर कॉलोनी बनवा रखी थी। ठीक है भैया। अब जनरली होता यह है कि जब भी आप लैब से बाहर जा रहे हो तो अपनी जो प्लेट्स हैं उनको साफ करके जाना होता है ताकि वो खराब ना हो। लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब या तो उनके एक्सपेरिमेंट जो था वो सही से हो नहीं पा रहा था, जो भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो सही से उनका हुआ नहीं, या फिर उनकी वाइफ का कॉल आ गया, ठीक है, तो कुछ तो हुआ उनको कि उनका दिमाग खराब हो गया और उन्होंने वो प्लेट जो बिना धोए ही वो लैब को मारा ताला और चले गए। फिर वो अगले दिन जब आते हैं तो वो क्या नोटिस करते हैं कि जिस प्लेट पर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, ये मान लो कि प्लेट है, कौन सी प्लेट, ये देखो, ये मान लो प्लेट है और इस प्लेट पर है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो है उसकी कॉलोनीज बनी हुई थी, बिल्कुल भैया बनी हुई थी। ठीक बात है। जब वो वापस आते हैं लैब के अंदर तो वो एक चीज नोटिस करते हैं कि इस प्लेट पर एक कवक जो है ना वो क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है। इस प्लेट पर कौन वृद्धि कर रही है, एक कवक वृद्धि कर रही है। कौन है, कवक। ठीक है, ये क्या है, एक कवक का फंजाई है। ये फंजाई क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। और जहां जहां ये फंजाई ग्रो कर रही है वहां वहां बैक्टीरिया मरता जा रहा है। बैक्टीरिया कौन सा था, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, जिस पर वो काम कर रहे थे। उन्होंने वापस आकर देखा तो इन्होंने एक चीज नोटिस करी कि इस पर कौन ग्रो कर रही है, एक फंजाई ग्रो कर रही है जिसका नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम नाम है। और ये पेनिसिलियम जो नोटेटम जो फंजाई है ये जहां जहां वृद्धि कर रही है वहां वहां ये बैक्टीरिया मरता जा रहा है। क्यों मरता जा रहा है, क्योंकि ये कवक जो है केमिकल निकाल रही है, ये कवक एक केमिकल निकाल रही है और इस केमिकल का नाम क्या है, पेनिसिलिन। क्या नाम है इस रसायन का, पेनिसिलिन नाम है। ठीक है, तो यहां पर अपन इसको रीड करेंगे किस प्रकार डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो पेनिसिलियम नोटेटम जो है स्टेफाइलोकोकस की बिना धोई हुई जो प्लेट्स हैं उस पर वृद्धि करी उसने और स्टेफाइलोकोकस की वृद्धि को रोका। जहां जहां पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई है, ये जहां जहां ग्रो कर रही थी वहां वहां पर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ को रोक रखा था। समझ में आई बात को। ठीक है, तो यहां पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब जो है इन्होंने कोई सोचा नहीं था पहले से कि भाई मैं इस पर डिस्कवरी करूंगा, वो बाई चांस डिस्कवरी हुई थी। बस सबसे पहले पेनिसिलिन जो आपकी एंटीबायोटिक है इसकी डिस्कवरी किसने करी, इसकी डिस्कवरी करी किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने। ये वाला पॉइंट थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। पेनिसिलिन की डिस्कवरी कैसे हुई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने करी थी। लेकिन इसको एंटीबायोटिक का रूप किसने दिया, भाई इसकी डिस्कवरी कर दी फ्लेमिंग साहब ने, लेकिन इसको एंटीबायोटिक का रूप किसने दिया, इसका प्रभावशाली एंटीबायोटिक किसने बनाई, वो अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने बनाई। ये याद रखना। ठीक है, अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने इसको एंटीबायोटिक का रूप दिया। पेनिसिलिन की खोज तो फ्लेमिंग साहब ने करी लेकिन उसके बाद में अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने इसको प्रभावशाली एंटीबायोटिक का रूप दिया। अभी ये जो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है ये कब यूज हुई, सबसे पहले तो वर्ल्ड वार सेकेंड में इसका उपयोग हुआ था। जो अमेरिकन जो घायल सोल्जर थे इस वर्ल्ड वार के अंदर, जो अमेरिका के जो सैनिक थे उनका उपचार करने के लिए इस एंटीबायोटिक का उपयोग किया गया था। ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे रोगों की अपन ने एंटीबायोटिक बना ली है, जैसे काली खांसी, कुष्ठ रोग, गलघोटू, प्लेग, इन सब की जो है अपन ने एंटीबायोटिक्स जो तैयार कर ली हैं। तो ये अपन को एंटीबायोटिक्स के बारे में पता होना चाहिए। डिस्कवरी किसने करी, बाई चांस डिस्कवरी हुई थी, कैसे हुई थी वो भी आपको पता होना चाहिए। इसको प्रभावशाली एंटीबायोटिक्स ने बनाया वो आपको पता होना चाहिए। तो और सबसे पहले इसको कब यूज किया गया, वर्ल्ड वार सेकंड में अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करते हुए इसका उपयोग किया गया था। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए भैया अगले जो दो पेज है यहां से एग्जाम में क्वेश्चन, वैसे तो इतनी बातें इस चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ समझने का था भी नहीं, ठीक है, नॉर्मल बातें थी, लेकिन अगले जो दो पेज आते हैं ना इन दो पेज से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं मैक्सिमम, और बहुत बार यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। सिर्फ आपको याद रखनी है दो पेज है सिर्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। भैया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा यहां पर रासायन, एंजाइम और अन्य जैविक अणु की बात कर रखी है। जैसे सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो होते हैं वो कौन बनाता है, किससे निकलता है सिट्रिक एसिड, तो एस्पार्जिलस नाइगर जो है वो सिट्रिक एसिड निकालता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या याद रखना है वो ध्यान से सुनो भाई। सिट्रिक एसिड जो है वो कौन निकालता है, एस्पार्जिलस नाइगर। ठीक है, ये जो एस्पार्जिलस नाइगर है ये बैक्टीरिया की कवक है भैया, ये फंजाई है, कवक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आपको शक हो तो पीवाईक्यू देख लेना भाई। सिट्रिक एसिड, एस्पार्जिलस नाइगर, फंजाई है, एक एस्पार्जिलस नाइगर क्या है, एक फंजाई है। एसिटिक एसिड कहां से निकलती है, एसिटिक एसिड निकलती है एसिटोबैक्टर एसिटाई निकालता है, और ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या है, एक बैक्टीरिया है। ब्यूटायरिक एसिड कहां से निकलती है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम,
इसका नाम है बैक्टीरिया का, ये भी एक बैक्टीरिया है। लैक्टिक एसिड कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस, और ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकाइनेज कौन बनाता है? स्ट्रेप्टोकोकस निकालता है ये, और ये भी क्या है? एक बैक्टीरिया है। साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम नाम है, और ये क्या है? एक फंजाई है। स्टेटिन कहां से निकलता है? मोनस्कुस परप्यूरियस से निकलता है, और ये मोनस्कुस परप्यूरियस क्या है? एक प्रकार की फंजाई है। यार ये 7 जो आपको केमिकल, ये 7 जो आपको केमिकल दे रखे हैं, इनके आपको ऐसे के ऐसे नाम याद होने चाहिए। वापस एक बार मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से देखो। सिट्रिक एसिड कौन निकालता है? मेरे साथ साथ में बोलो भैया। एस्पार्जिलस नाइगर जो है वो सिट्रिक एसिड निकालता है, और ऐसे आपका जो एस्पार्जिलस नाइगर है वो क्या है? वो एक प्रकार का फंजाई है। एसिटिक एसिड कौन निकालता है? एसिटोबैक्टर एसिटाई, ठीक है, और ये भी क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ब्यूटारिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस निकालता है, और एक प्रकार का बैक्टीरिया है ये भी। स्ट्रेप्टोकाइनेज की बात करो तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है ये भी। साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, फंजाई निकालता है, ठीक है। स्टेटिन मोनस्कुस परप्यूरियस, और ये मोनस्कुस परप्यूरियस क्या है? एक फंजाई है। तो ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये अगला पेज आ गया। 2 पेज बोले थे मैंने, एक तो वो पेज हो गया, ये अगला पेज है। तो यहां पर कुछ जो आपके केमिकल्स है उनके उपयोग दे रखे हैं, उपयोग देख लीजिए। जैसे सेक्रोमाइसिस सर्विसी, सेक्रोमाइसिस सर्विसी का कितनी बात अपन ने कर ली। तो इथेनॉल के उत्पादन में सेक्रोमाइसिस सर्विसी जो है, यीस्ट का ही नाम है सेक्रोमाइसिस सर्विसी। ये कहां उपयोग है भैया? ब्रेड बनाने में, ठीक है, और आपके जो शराब वाले जितने प्रोडक्ट है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, उनको बनाने में। तो यहां पर लिखा है इथेनॉल, इथेनॉल क्या? शराब, ठीक है। तो इथेनॉल का उत्पादन करने में सेक्रोमाइसिस सर्विसी जो वो काम में आती है। लाइपेजेज, लाइपेजेज जो है वो किस काम आते हैं? तो ये जो है तेल के धब्बे हटाने में, जो आपके कपड़े हैं उन पर तेल के धब्बे लगे हैं, तो लाइपेज जो है उन तेल के धब्बों को हटा सकता है। तो आपके जितने भी डिटर्जेंट पाउडर आते हैं, ठीक है, जितने भी डिटर्जेंट पाउडर आते हैं उनके अंदर क्या आता है? उनके अंदर लाइपेज आता ही आता है। क्या करता है लाइपेज? तेल के धब्बों को हटाने में मदद करता है। याद होना चाहिए, बोर्ड का एग्जाम दे रहा है तो उसको भी पता होना चाहिए। पेक्टिनेज और प्रोटीजेज, पेक्टिनेजेस और प्रोटीजेस ये किस काम आते हैं? तो बोतल वाले रस को अधिक स्वच्छ और साफ बनाने के लिए। जैसे आप देखते हो कि आप कोई घर पे जूस बना रहे हो तो वो नो डाउट वो अच्छा होता है, लेकिन आप जब देखते हो तो वो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता जितना आप मार्केट से बोतल में जो जूस आता है वो खरीद के लेके आते हो। जैसे बात करें अपन माजा स्लाइस, वो क्या है? एक प्रकार का पैक्ड जूस है। तो आप माजा स्लाइस को देखते हो तो वो कितना सुंदर दिखता है, लेकिन आप जो घर पे जूस बना रहे हो सेम प्रोडक्ट का, वो आपका इतना सुंदर नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वहां पर क्या यूज कर लेते हैं वो, वहां पर जो पैक्ड आपका जूस होता है, बोतल में जो जूस आता है उसमें पेक्टिनेजेज और प्रोटीओजेज जो है ये यूज करते हैं। इनसे क्या होगा? उसमें कोई रेशे होंगे, आपके फल के जो भी आपके फाइबर वगैरह होंगे उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं ये पेक्टिनेजेज और प्रोटीजेज, और उसके बाद में आपका जो जूस है बोतल वाला वो ज्यादा क्या दिखता है? स्वच्छ और साफ आपको दिखने के लिए दिखता है। बोतल वाले रस को अधिक स्वच्छ एवं साफ बनाने के लिए प्रोटीजेज और पेक्टिनेजेज यूज करते हैं। जब मैं 12वीं क्लास में था तब सीबीएसई का ये सीबीएसई जो बोर्ड है उसका ये फेवरेट क्वेश्चन होता था कि बोतल वाले जूस जो है वो ज्यादा क्लियर क्यों होते हैं घर पे जो बनाए हुए जूस होते हैं उनसे। तो वो क्वेश्चन यहां से आता था। अब पता नहीं मुझे बोर्ड का, मुझे आइडिया नहीं, ठीक है, ठीक है, चलिए। अब एक केमिकल है स्ट्रेप्टोकाइनेज, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये जो केमिकल किस यूज में करते हैं? तो ये थक्का स्फुटन में यूज किया जाता है। भैया क्या? जैसे मैंने कहा देखो, ये मान लो कि आपके क्या है, ये आपके शरीर की क्या है? रक्तवाहिका है। ये शरीर क्या है? रक्तवाहिका। और रक्तवाहिका में क्या बन गया? थक्का जम गया। क्या बन गया? मान लो रक्त जम गया, थक्का जम गया, ये थक्का जम गया। जब रक्तवाहिका के अंदर थक्का जम जाएगा तो नस क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। जो रक्तवाहिका क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। तो इस केस में क्या देखने के लिए मिलेगा अपन को? मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, और हार्ट अटैक की कंडीशन आ जाएगी। तो क्या किया जाता है ऐसे पेशेंट में? क्या किया जाता है जिसके अंदर यहाँ पर क्लोट बन गया है, थक्का बन गया है, तो क्या करेंगे अपन? यहाँ पर स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है उसकी मदद से इस थक्के को क्या किया जाता है? बर्स्ट किया जाता है, और थक्का फूट जाएगा तो रक्त यहाँ से बहने लग जाएगा, बहने लग जाएगा तो पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? एक क्लोट बस्टर है, थक्का स्फुटन में मदद करता है। अगला केमिकल है साइक्लोस्पोरिन ए। ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये किस काम आता है? तो ये प्रतिरक्षा निरोधक है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। याद करो मानव स्वास्थ्य तथा रोग में अपन ने एक बात करी थी, किडनी के ट्रांसप्लांट की अपन बात कर रहे थे। किडनी के ट्रांसप्लांट में मैंने आपको एक बात बोली थी कि ऐसे पेशेंट जिनके अंदर ट्रांसप्लांट होता है उनको अपने जीवन भर
इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर उनका इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र अगर सही ढंग से काम करने लग गया तो वो पहचान जाएगा कि यार ये वाला अंग, ये वाला जो टिश्यू है ये तो हमारे शरीर का नहीं है, और वो क्या है, ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देता है। जो आपने ट्रांसप्लांट किया है उस ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देता है। तो इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करके रखते हैं, सप्रेस करके रखते हैं, निरोध करके रखते हैं, ताकि वो ढंग से काम नहीं करे। ठीक है, ढंग से काम करेगा तो पहचान लेगा। तो यहां पर अपन साइक्लोस्पोरिन ए जो है प्रतिरक्षा निरोधक है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, इसको यूज करते हैं। अगला स्टेटिन। स्टेटिन किस काम आता है, तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला कारक है। ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो स्टेटिन यूज करते हैं, ये ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। तो यहां पर 6 आपकी केमिकल्स की उपयोग है इस पेज पे दे रखे हैं, और यहां पर आपके 7 केमिकल दे रखे हैं। इनके आपको नाम पता होने चाहिए, कौन सा कहां से निकलता है, ठीक है, बैक्टीरिया से या फिर फंजाई से, उसके अलावा कौन सा किसका उपयोग क्या है वो आपको याद होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ठीक बात है, क्या आगे बढ़े, चलिए भैया आगे बढ़ा जाइए। बायोगैस की बात करते हैं, बायोगैस की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। तो बायोगैस जो है ना, कोई एक गैस नहीं होती। बायोगैस, गोबर गैस, सबने सुना होगा ये नाम, ठीक है। तो बायोगैस किसी एक गैस का नाम नहीं है। तो यहां पर क्या होता है भैया, बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। बायोगैस क्या है, गैसों का मिश्रण है। लेकिन इस मिश्रण में, इस मिक्सचर में जो मेनली, जो मुख्यतः जो गैस पाई जाती है वो कौन सी, मीथेन गैस पाई जाती है। वापस सुना मेरी बात ध्यान से, मैं कह रहा हूं बायोगैस या फिर गोबर गैस जो है वो कोई एक गैस नहीं है उसमें। जैसे एलपीजी में एक गैस है भाई, ठीक है, वैसे बायोगैस के अंदर कोई एक गैस नहीं है, यहां पर गैसों का मिश्रण है। और यहां पर मेनली जो मुख्यतः जो गैस पाई जाती है वो क्या, आपकी मीथेन गैस है। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है ये आपको याद होना चाहिए। CH4 आपका मीथेन हो गया, CO2, H2, इन गैसों का मिश्रण होता है आपकी बायोगैस के अंदर। सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी से निर्माण होता है। बायोगैस बनती कैसे है, सूक्ष्म जीव जो है उनकी एक्टिविटी, उनकी क्रियाओं से क्या है ये गैस का निर्माण होता है। कैसे होता है अभी समझाऊंगा, पहले ये इतना सुनो। सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी से बायोगैस का निर्माण होता है। यहां पर जो सूक्ष्म जीव है वो कौन यूज होंगे, मीथेनोजेंस। कौन से जन, मीथेनोजन से। और तुम लोगों को 11वीं क्लास का सेकंड चैप्टर याद आना चाहिए, वहां पर अपन ने बात करी थी, मीथेनोजेंस के बारे में बात करी थी। ठीक है, मिथेनोजेंस क्या है, ये कहां पाए जाते हैं, तो मिथेनोजेंस क्या है, वे बैक्टीरिया हैं जो सेलुलोजिक पदार्थों पर अवायवीय रूप से वृद्धि करते हैं। मिथेनोजेंस वो बैक्टीरिया हैं जो सेलुलोजिक जो पदार्थ हैं आपके, उन पर अवायवीय रूप से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। भैया सेलुलोजिक पदार्थ कौन से हैं, मैंने कहा घास आपका, उसमें सेलुलोज की मात्रा भर भर के है, वो क्या आपका सेलुलोजिक पदार्थ। बैक्टीरियम जो है वो पशुओं के रूमन में पाया जाता है, पशुओं के रूमन में पाया जाता है। पशुओं का रूमन, रूमन किसको कहते हैं, जो आपकी गाय भैंस है, जो पशु है, इनका आमाशय को क्या कहते हैं, रूमन कहते हैं। ठीक है, आ जाओ भैया गैस कैसे बनती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, मिट्टी क्या है खोदेंगे, ठीक है, जमीन को खोदेंगे, ठीक है, और खोदने के बाद में अपन क्या बना लेंगे, नीचे एक टैंक बना लेंगे, अंडरग्राउंड क्या बना लेंगे, एक टैंक बना लेंगे। बना लिया भैया, एक टैंक बना लिया हमने। और क्या करेंगे, यहां से एक पाइप छोड़ देंगे, इसमें यहां पर एक जगह छोड़ देंगे, ये एक पाइप हमने यहां पर इसमें लगा दी। भाई ये पाइप क्यों लगाई है, मैंने कहा इस पाइप में क्या डालेंगे अपन, यहां से अपन गोबर, ठीक है, गोबर प्लस वाटर डालेंगे। ठीक है भैया, डाल दिया गोबर प्लस वाटर। अब इसके अंदर क्या किया हमने, इससे जो अपन ने नीचे जो टैंक बनाया है, इस टैंक में हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां पर अपन क्या करेंगे, एक रोटेटर लगा देंगे। एक क्या लगा देंगे इसमें, एक रोटेटर लगाएंगे, और ऊपर यहां पर अपन एक हैंडल लगा देंगे। ठीक बात है क्या, ठीक है भैया। और यहां पर अपन एक ढक्कन भी लगाएंगे, लगा दिया भैया ढक्कन। इस ढक्कन में यहां पर क्या है, एक पाइप लगाएंगे, इसमें से गैस बाहर आएगी, यहां से गैस बाहर आएगी। ठीक है भैया, आएगी। अब हम ये क्या करेंगे, गोबर और जो पानी है इसको अपन इस पाइप से डालेंगे और वो यहां पर जाके जमा हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, इस रोटेटर जो है अपना घुमाने वाला जो है, इसको अपन घुमाएंगे। अब बहुत सारा गोबर होता है इस टैंक के अंदर, तो वो एक इंसान से तो घूमने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, या तो अपन बहुत सारे लोग मिलके इसको घुमाएं, या फिर एक काम करें अपन, जो ये सांड, ठीक है, ये बाहर घूमते रहते हैं, इनको कोई खाना नहीं खिलाता, छोड़ देते हैं इनको, इनका यहाँ पर उपयोग आ सकता है। अगर आप सांड को काम में ले रहे हो, बैल को काम में ले रहे हो, तो क्या करेगा, आपको ये गोबर गैस बना के देगा, बदले में आप उसको चारा दोगे, वो दर दर नहीं भटकेगा, बाहर नहीं घूमेगा, ठीक है, उसको खाना मिल जाएगा और आपका काम हो जाएगा। अरे बोल हाँ या ना,
भाई बिना काम तो आपको घर वाले मेरे को नहीं रख रहे भाई, मैं काम करना बंद कर दूं मेरे को घर वाले निकाल देंगे, तो सांड कोई काम नहीं करेगा तो कोई नहीं रहेगा घर पे, तो काम करेगा तो उसको खाना खिलाएंगे, सही बात है ना। हाँ तो यहाँ पर देख, यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर बैल या फिर सांड को क्या यहाँ पर बांध देंगे, बैल और सांड अलग अलग होते हैं, ठीक है, इसको अपन बांध देंगे और बांध देंगे तो वो घूमेगा घूमेगा, तो ये अपना रोटेटर जो ये भी घूमेगा, और इसके घूमने से क्या होगा, अपना जो है गोबर और पानी जो यहाँ पर मिक्स होता जाएगा, और गोबर के अंदर क्या है, मिथेनोजन्स है। कौन है, मिथेनोजन्स। भैया ये तो पेट के अंदर थे, गाय के पेट के अंदर थे, मैंने कहा गाय के पेट में थे ये, लेकिन जब गाय ने खाना खाया उसको पचाया तो गोबर के साथ में क्या है, मिथेनोजन्स भी आ गए, तो मिथेनोजन्स क्या है, इस गोबर में है। अब ये मिथेनोजन्स क्या करेंगे, अंदर ही अंदर क्या बनाएंगे, गैस बनाएंगे। जब गैस बनाएंगे तो ये अपना ढक्कन जो है ना, ये जो ढक्कन अपने लगा है ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ये ढक्कन थोड़ा सा ऊपर उठेगा, जैसे ये ढक्कन ऊपर उठेगा तो यहां पर अपने जो ये पाइप लगाया है इसमें से गैस जो है वो बाहर आने लग जाएगी, और ये गैस हम किस काम में ले सकते हैं, आप इससे चूल्हा जला लो, आप इससे अपनी घर की लाइट जला लो, तो ये गैस जो है यहाँ पर लाइटिंग और चूल्हे के काम में आ सकते, खाना बना सकते हो आप इससे, तो एक बढ़िया तरीका हो गया, ठीक है भैया, भैया बढ़िया तरीका होगा, बहुत सारे लोग इससे काम करते भी हैं, जिनके बहुत सारी गाय भैंस है वो ऐसे अपनी प्लांट जो लगा के रखते हैं, ठीक है भैया। अब जो गोबर नीचे बच जाएगा, मान लो गैस तो बन गई, तो पूरे ऐसे थोड़ा ना कि एक आपने गोबर डाला, एक उसमें क्या बोलते हैं उसको डाला, ठीक है, बहुत सारा ऐसे गोबर डाला है, वो एक बार में डाल दिया आपने, उससे आजीवन गैस बनाते रहोगे, नहीं बनना है। जो आपका गैस बन जाएगा और उसके बाद में जो नीचे मटेरियल बच जाएगा उसको आप यहां से बाहर निकाल लो, उसको आप यहां से बाहर निकालोगे और उसको अपने खेत में डाल लो, वो क्या बन जाएगी, आपकी खाद के रूप में, आप उसको काम में ले सकते हो, ऊपर से आप गोबर और डालो, आपकी और गैस बनेगी, और आप अपने बढ़िया से अपना सारा काम जो है वो चलता रहेगा। तो इस प्रकार से आपकी गोबर गैस बायोगैस जो है वो बनती है। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या है क्या इसमें? हाँ थोड़े दिन ही लगते हैं, पूर्णिमा थोड़े दिन ही लगते हैं, ठीक है, थोड़े से बड़े हो जाते हैं उसके बाद में कोई नहीं रखता भाई, काम नहीं करेगा तो घर पे कोई नहीं रखता फिर, ठीक है। तो आ जाओ भाई। तो मिथेनोबैक्टीरियम पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं और आमाशय में पाए जाते हैं, तो गोबर जब करेगी गाय भैंस तो उसके गोबर में भी ये बैक्टीरिया जो है वो आता है। चलिए, तो उपयोग क्या है इसका, कुकिंग और लाइटिंग, ठीक है, कुकिंग में काम ले सकते हो, लाइटिंग में आप काम में ले सकते हो, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बायोगैस प्लांट को विकसित किसने किया, ठीक है, किसने विकसित किया, तो इंडिया में दो आपकी यहाँ पर संस्थाएं हैं, एक केवीआईसी, ये क्या है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, याद रखनी, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, केवीआईसी और आईएआरआई। केवीआईसी क्या है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, तो गांवों में जितने भी उद्योग लगते हैं वो ये जो खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन है ये उनमें सहायता करती है उनको लगाने में, और नई नई जो टेक्नोलॉजी है वो गांवों के लिए, वो किसानों के लिए वो ये बनाते रहते हैं, तो इन्होंने इसको विकसित किया। उसके अलावा आईएआरआई आपकी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो ये तो बहुत सारी वैरायटी बनाती है आपकी फसलों की, और इसने डेवलप करने में मदद की, तो आईएआरआई इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, और केवीआईसी की भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भैया। चलो, तो ये अपन ने गोबर गैस या फिर बायोगैस प्लांट की बात करी, तो बात करेंगे अपन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको अपन एसटीपी भी कहते हैं। अनिका कह रही है कुकिंग में लेंगे तो खाना अपवित्र हो जाएगा, किसने कहा अपवित्र हो जाएगा खाना, जहां पर आप अपवित्रता की बात करते हो तो मैं बात करूं, ठीक है, तो पहले तो लोग जो है घर पे जो है आपका जो वोल वगैरह है इन पर भी गोबर का ही लेप लगाते थे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गोबर गोबर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो हमारे मैं बात करूं हिंदुइज्म में तो वो तो बहुत शुभ माने गए हैं, ठीक है, बात करते हो आप खाना भी अपवित्र हो जाएगा, ठीक है, इसको तो पवित्र माना जाता है भाई, ठीक है, बहुत शुभ माना जाता है गोबर को तो, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं अपन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। अब भैया ये सीवेज क्या होता है ये बताओ पहले तो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मतलब सीवेज को ट्रीट करने वाला प्लांट है ये, ठीक है। अच्छा भैया सीवेज बताओ पहले तो, बाकी बातें बाद में। मैंने कहा गांवों में नहीं, बड़े बड़े जो शहर हैं वहां क्या होता है, बहुत सारे घर है, बिल्कुल भैया बहुत सारे घर है, तो बहुत सारे घर है तो वहां से क्या निकलेगा, वेस्ट मटेरियल निकलेगा, किचन का पानी, बाथरूम का पानी, गटर का पानी, सारा कुछ निकलने वाला, वो कहां जाता है, वो जाता है आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। अगर हम सारे घरों का जो सीवेज है, जो वेस्ट मटेरियल है, अगर हम उसको डायरेक्ट नदी में छोड़ देंगे तो नदी की तो बैंड बच जाएगी भाई, नदी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, बिल्कुल भैया खराब हो जाएगी। तो क्या कर सकते हैं हम, तो ऐसा करेंगे जितना भी जो वेस्ट मटेरियल है उसको पहले ट्रीट किया जाता है, उसको साफ किया जाता है उस पानी को, और उसके बाद में उसको नदी में छोड़ा जाता है, इसी को अपन समझते हैं।
तो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वायु तुमल उपचार में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से काम आते हैं इसको समझेंगे। तो सीवेज का मतलब है वेस्ट प्लस वाटर, जितना भी आपका वेस्ट है और आपका जो पानी है ये साथ में, इसको क्या बोलते हैं, सीवेज कहते हैं। अब यहां पर एक फ्लो देख लो पहले, फिर इसको अपन वो डिटेल में समझने वाले हैं कि कैसे ये होता है। पहले एक फ्लो समझो। तो सीवेज आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, फिर अपन उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बाद में उसको नदी में छोड़ देंगे। वापस सुना ध्यान से, जो घरों से जो आपका वेस्ट मटेरियल निकलता है, चाहे आपका वो मल हो गया, मूत्र हो गया, उसके अलावा आपका किचन का जो जितना भी कचरा निकलता है, बाथरूम का जितना निकलता है, सारा का सारा सीवेज जो पाइप्स हैं उनमें जाएगा और उसके बाद में वो एक जगह इकट्ठा करेंगे अपन उसको। फिर सबसे पहले उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, फिर अपन सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद में रिवर में डाल देंगे। कैसे करते हैं इसको अपन समझेंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना इस बात को ना। चलिए। हम्म। तो यहां से क्या आएगा, सीवेज आएगा। यहां से क्या आएगा, सीवेज जो है वो आपका आएगा, है ना। ठीक। अब वो पानी और उसमें वेस्ट मटेरियल है, बिल्कुल भैया, पानी भी है उसमें वेस्ट मटेरियल भी है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ पर छलनी लगा देंगे। तीन चार यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन, जालियां लगा देंगे। क्या लगा देंगे, जालियां लगा देंगे। ठीक है भैया, जालियां लगा दी हमने। और आप सबको कॉमन सेंस की बात है, अगर पानी में कोई बोतलें तैरती आ रही हैं, सब्जी के कोई टुकड़े हैं, कोई मतलब ऐसा कोई तैरता हुआ कोई सामान आ रहा है, तो वो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इन जालियों में फंस जाएगा, इन जालियों में यहाँ पर ही रुक जाएगा और बाकी चीज आगे बढ़ जाएगी। अरे इस बात को मानते हैं नहीं मानते, पानी में कोई चीज बहती हुई आ रही है तो वो तो ये जालियों में रुक जाएगा और पानी आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल भैया आप सही कह रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जगह पे क्या हो रहा है, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हो रहा है। कौन सा फिल्ट्रेशन हो रहा है, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। भैया तीन बार अलग अलग क्रम में क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। इसको कहते हैं सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कहते हैं। सुनना भाई ध्यान से। इसमें होता क्या है, जो आपका तैरता हुआ जो आपका कूड़ा करकट आ रहा है वो यहां पर रुक जाएगा। तैरता हुआ, तैरता हुआ कूड़ा करकट जो है आपका, कूड़ा करकट, ठीक है, वो यहां पर आके रुक जाएगा। आगे पानी बढ़ जाएगा, बिल्कुल भैया पानी आगे बढ़ जाएगा। पानी यहां पर आ गया, ठीक है, पानी इन जालियों से क्या आ गया, आपका आगे आ गया। बिल्कुल भैया आगे आ गया। अब यहाँ पर पानी को अपन क्या करेंगे, थोड़ी देर यहाँ पर रोक देंगे। इस जगह पर पानी को रोक देंगे। भाई उससे क्या होगा, मैंने कहा पानी के अंदर कोई बड़े पत्थर है, कोई मिट्टी के कण है, वो क्या होंगे, यहाँ पर नीचे बैठ जाएंगे। आप ना एक गिलास लो पानी का, उसमें मिट्टी डाल दो, थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो कि जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है और पानी जो ऊपर रह जाता है। तो यहां पर जो है होगा क्या, इस जगह पर क्या करवाएंगे, इस जगह पर करवाएंगे, इस जगह पर करवाएंगे, ये क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक है, अवसादन टैंक है ना। सेडिमेंटेशन को हिंदी में कहते हैं अवसादन, सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक बात है क्या। तो यहां पर क्या है होगा, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर अवसादन जो आपका टैंक है, इसमें क्या होगा, मृदा और जो मिट्टी है और जो छोटे जो पत्थर है उनका अवसादन हो जाएगा। मृदा और छोटे पत्थर का क्या हो जाएगा, अवसादन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अवसादन हो जाएगा। ठीक बात है। ठीक। अब यहां से जो पानी है उसको कहां ले जाया जाएगा, इससे आगे जो पानी ले जाया जाएगा वो लेके जाया जाएगा प्राइमरी सेटलिंग टैंक में लेके जाएगा। ठीक है, या फिर अगली अगली टंकी में पानी को लेके जाया जाएगा। ठीक है, पहली टंकी में ये दो काम हो गए, फिर अगली टंकी में पानी जाएगा। अगली टंकी का नाम है प्राइमरी सेटलिंग टैंक। ठीक है, प्राथमिक सेटलिंग टैंक है ये। ठीक है भैया, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। भाई इसमें क्या होगा, मैंने कहा इसमें पानी को थोड़ी देर इकट्ठा छोड़ दिया जाएगा। इस टंकी में पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाएगा। भैया उससे क्या होगा, जितने भी ठोस अपशिष्ट होंगे ना, ठोस जो वेस्ट मटेरियल होगा ना, वो पानी में नीचे बैठ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, जितना भी ठोस अपशिष्ट होता है ना, ठोस अपशिष्ट होता है, वापस रिपीट कर दूंगा, टेंशन ना लो पूरे को। ठोस अपशिष्ट होता है, उसको यहां पर क्या है, सेटल कर दिया जाता है, नीचे बैठ जाया जाता है। अब वो ठोस अपशिष्ट नीचे बैठ गया, पानी ऊपर रह जाएगा।
पानी को फिर आगे अगली टंकी में लेके जाएंगे अपन, पानी को फिर अपन अगली टंकी में लेके जाएंगे, ध्यान से सुनते जाओ बस, ठीक है। यहां से पानी को अपन अगली टंकी में लेके जाएंगे, ठीक है, ठीक है। प्राइमरी सेटलिंग टैंक से जो पानी निकलेगा ना, उस पानी को अपन कहेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट या फिर प्राथमिक आमपक कहते हैं। क्या कहेंगे? यहां से जो पानी निकलेगा उसको क्या कहेंगे अपन? प्राथमिक आमपक या फिर प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं, ठीक है भैया, प्राइमरी इफ्लुएंट कह दिया। ये जो पानी है ना वो आपको देखने में साफ दिखेगा, यहां से प्राइमरी सेटलिंग टैंक से जो पानी निकला है ना वो आपको देखने में बिल्कुल एकदम से साफ दिखेगा, क्योंकि देखने में जितना भी था कूड़ा करकट है, तैरता हुआ अपन ने सामान यहां पर रोक लिया, फिर थोड़ा मिट्टी करकट था उसको अपन ने यहां पर रोक लिया, कोई ठोस अपशिष्ट था उसको अपन ने यहां पर रोक लिया, उसके बाद में जो पानी बच गया वो आपको साफ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन देखने से नहीं होता, उस पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है ना, घुला हुआ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो अभी भी मौजूद है, जो क्या है बहुत नुकसानदेह है, ठीक है। तो जो घुला हुआ ऑर्गेनिक मैटर है उसको भी साफ करना पड़ेगा अपन को। तो ये जो पानी है इसमें क्या है? ऑर्गेनिक मैटर अभी भी इसमें है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें क्या है? ऑर्गेनिक मैटर जो है वो घुला हुआ है, ठीक है भैया, घुला हुआ है। इसको, इस पानी को अपन कहां डाल रहे हैं? अगली टैंक में, और इस टैंक का नाम होता है एरेशन टैंक। इस टैंक को अपन क्या कहते हैं? एरेशन, एरेशन टैंक, ठीक है। ये ऐसी टंकी है जिसमें लगातार अपन हवा डालते रहते हैं, वायु का जो प्रवाह है वो करते रहते हैं। भैया उससे क्या होगा? मैंने कहा उससे हमको मजा आएगा अभी जिंदगी का। आजा कहता हूं, तो इसमें काम कैसे होता है देखना ध्यान से, इसमें काम कैसे होता है। तो मैंने क्या लिया? एक ग्लास लिया, मैंने क्या लिया? एक ग्लास लिया। इसमें क्या है भैया? पानी है, इसमें क्या है? पानी है। और ये पानी जो है ना, इसमें क्या है? आपका ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो है इसमें, ठीक है भैया, ऑर्गेनिक वेस्ट है। मैं क्या करूं? कुछ ऐसे बैक्टीरिया ले आऊं, इसमें क्या डाल दूं मैं? बैक्टीरिया डाल दूं, इस पानी में क्या डाल दूं मैं? बैक्टीरिया डाल दूं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया कैसा है? वायवीय बैक्टीरिया है। कैसे बैक्टीरिया है ये? वायवीय बैक्टीरिया है, ठीक है भैया, डाल दिया अपन ने बैक्टीरिया। और इस पानी में क्या है? इस पानी में आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट। भैया आपने बैक्टीरिया क्यों डाला है? मैंने कहा मैंने बैक्टीरिया इसलिए डाला है क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या करेगा? इस पानी में जाएगा और इस पानी में जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होगा ना, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, ये बैक्टीरिया उसको खा जाएगा। और हाँ या ना बोल भाई, बैक्टीरिया को चाहिए खाना, तो चाहिए खाना क्या है इसका? ऑर्गेनिक मैटर। इस पानी में जो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर घुला हुआ होगा उसको ये बैक्टीरिया खा जाएगा, और खा जाएगा तो हमारा पानी क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। यही तो हमें चाहिए भाई। अरे ऑर्गेनिक मैटर को ही तो हमें हटाना है, कैसे हटाएंगे? बैक्टीरिया डाल दो, ये खा जाएगा अपना और पानी साफ हो जाएगा। बिल्कुल भैया आप सही कह रहे हो। लेकिन भैया आपको कैसे पता लगेगा कि भैया इसमें से ऑर्गेनिक जो मैटर है वो सारा का सारा हट चुका है? मैंने कहा एक चीज यहां पर कॉन्सेप्ट आता है बीओडी। भैया बीओडी क्या है? मैंने कहा जैसे जैसे ये बैक्टीरिया जो है इस ऑर्गेनिक मैटर को खाता रहेगा ना, तब तब इस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। वापस सुन ध्यान से, मैंने कहा जैसे जैसे ये बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक मैटर को खाता रहेगा तब तब इसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, बीओडी की जरूरत पड़ेगी। बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वापस सुन ध्यान से, अपन ने बैक्टीरिया डाला है, ये बैक्टीरिया करेगा इस ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा, जब जब ये ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा तब तब इसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अपन यहां से समझ सकते हैं जितनी ज्यादा ये ऑक्सीजन की डिमांड करेगा मतलब उतनी ज्यादा क्या है यहां पर? ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा है भाई। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा तो ये ज्यादा खाएगा तो ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करेगा। ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है मतलब हम समझ जाएंगे कि इस पानी में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है। और जब ऑक्सीजन की डिमांड होना बंद हो जाएगी मतलब हम ये समझ जाएंगे कि इस पानी में ऑर्गेनिक मैटर क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है मतलब बैक्टीरिया कुछ खा नहीं रहा, तभी तो ऑक्सीजन की डिमांड नहीं आ रही। इससे समझ जाओगे क्या बात? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले बताओ फटाफट। ये वाली बात समझ में आई तो बताओ भाई फटाफट। आई, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को अपन यहां पर एरेशन टैंक में यूज करते हैं। इस एरेशन टैंक में क्या किया जाता है? वायवीय सूक्ष्म जीवों को डाला जाता है। इस एरेशन टैंक में क्या करते हैं? वायवीय सूक्ष्म जीवों को डाला जाता है, जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, हवा की जरूरत पड़ती है, उन जीवों को अपन यहां पर डालेंगे। और वो जीव क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे, ठीक है। ये जीव क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे, जो ऑर्गेनिक मैटर इस पानी में घुला हुआ है उसको खाएंगे।
ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे। ठीक है भैया, खा गए, फिर आगे बताओ, और आगे बताओ। ठीक है, खा गए, उसके आगे बताओ। मैंने कहा जैसे जैसे ये खाएंगे ना, पहले तो क्या होगी, बायोकेमिकल जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे ये खाएंगे तो ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा। जब कम होता जाएगा तो लगातार जो अपनी बीओडी है ना, लगातार जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो बीओडी जो है यहां पर क्या होगी, बीओडी जो है वो लगातार कम होती जाएगी। ठीक है भैया, लगातार बीओडी कम होती जाएगी। और यहां पर इस एरेशन टैंक में क्या बन जाएंगे, फ्लोक्स बन जाएंगे। समझाता हूं फ्लोक्स क्या होता है। फ्लोक्स बन जाएंगे, इसमें क्या बन जाएंगे, फ्लोक्स बन जाएंगे, जिसको हिंदी में अपन उर्णक कहते हैं। अच्छा भैया ये समझाओ आप, है ना। मैंने कहा देख ध्यान से, ये एरेशन टैंक है, इसमें पानी आया, जिस पानी में ऑर्गेनिक मैटर घुला हुआ था, हमने क्या किया, इसमें वायु सूक्ष्म जीव डाल दिए। भैया बिल्कुल सूक्ष्म जीव आपने डाल दिए। वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे। जब जब वो ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे तब तब उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज्यादा वो खाएंगे, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी। ठीक बात है क्या, ठीक। और जब ये ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा तो वो खा नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे तो ऑक्सीजन की डिमांड भी नहीं होगी। तो इससे हम समझ जाएंगे, जब ऑक्सीजन की डिमांड होना बंद हो जाएगी तो हम समझ जाएंगे पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो कम से कम हो चुका है। भैया ये तो हमें समझ में आ गया, बीओडी क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो आपकी ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसको अपन बीओडी कहते हैं। ठीक है भैया, ये फ्लोक्स क्या है, मैंने कहा इसके अंदर अपन ने सूक्ष्म जीव डाल रखे, बैक्टीरिया, आपकी फंजाई वो डाल रखे हैं इसके अंदर, इस पानी के अंदर। तो इस पानी के अंदर क्या बन जाते हैं, इस पानी के अंदर जो बैक्टीरिया और आपके जो फंजाई हैं वो ऐसे क्या बना लेते हैं, जाली सी बना लेते हैं, आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, इस प्रकार की जाली सी बना लेते हैं। बैक्टीरिया है, बहुत सारी फंजाई जाली से बना लेते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, फ्लोक्स कहते हैं। ये जाली सी बन गई, इन्हें क्या कहते हैं अपने, फ्लोक्स कहा जाता है। ठीक है भैया, पानी के अंदर है ये अभी, बिल्कुल भैया है। अब ये एरेशन टैंक से जो पानी है इसको निकालेंगे अपन, यहां से निकाल लेंगे इस पानी को, यहां से इस पानी को निकालेंगे और कहां लेके जाएंगे, दूसरी टंकी में डालेंगे। कहां डालेंगे, दूसरी टंकी में इसको यहां पर डाल दिया जाता है। इस पानी को अपन इस टंकी में डाल देंगे। ठीक है, ये जो टंकी इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं अपन सेकेंडरी सेटलिंग टैंक कहते हैं। वो प्राइमरी था, ये सेकेंडरी सेटलिंग टैंक हो गया। ठीक है भैया, इसमें क्या करेंगे, मैंने कहा इसमें पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है। पानी को जब हम छोड़ देंगे तो ये जो फ्लोक्स है ना, ये जो फ्लोक्स है, जो उर्णक है, जिसके अंदर ये रेशे से बन गए हैं, बहुत सारे कवक और आपके बैक्टीरिया से जो आपके धागे से बन गए हैं, ये क्या करेंगे, पानी में नीचे बैठ जाएंगे, है ना। ये क्या हो जाएंगे, पानी में नीचे बैठ जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, फ्लोक्स, 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 या फिर जो आपके उर्णक है, उर्णक है, उनका क्या हो जाएगा, अवसादन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवसादन हो जाएगा। बिल्कुल भैया, ये नीचे बैठ जाएंगे। ये जब पानी में नीचे बैठ जाएंगे तो यहां पर पानी क्या है, ऊपर रह जाएगा। और वो पानी कैसा है, साफ पानी है। आप उस पानी को क्या कर सकते हो, नदी में डाल सकते हो। यहां जो पानी बना है इसको क्या डाल देंगे अपन, रिवर में डाल देंगे, नदी में डाल देंगे। ठीक बात है। अब आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि भैया यहाँ पर आपने पानी को तो नदी में डाल दिया, लेकिन ये नीचे जो फ्लोक्स, जो उर्णक जो नीचे बैठ गए थे, इसका क्या करना है। मैंने कहा इनको आप अगली टंकी में लेके आओ, इनको आप क्या करो, अगली टंकी में लेके आओ, अगली टंकी में लेके आओ। और इस टंकी का नाम क्या होता है, एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर। इसको कहते हैं अपन एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर कहते हैं, डाइजेस्टर। इसके अंदर जो आपके फ्लोक्स और जो उर्णक है, फ्लोक्स या फिर जो उर्णक है, उनको क्या किया जाता है, इनका डाइजेस्ट किया जाता है। और जब इनको डाइजेस्ट करते हैं तो यहाँ पर एक गैस का उत्पादन होता है जिसको अपन बायोगैस कहते हैं। तो यहाँ पर भी बायोगैस निकलती है। और इस बायोगैस का क्या यूज होता है, लाइटिंग में, कुकिंग में आप इसको उपयोग कर सकते हो, बढ़िया खाना बनेगा इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को बायोगैस मिल जाती है। और कुछ भाग जो इस फ्लोक्स का, इसको अपन वापस क्या है, एरेशन टैंक में डाल देते हैं। बाकी भाग को, फ्लोक्स और जो उर्णक है, इनको अपन एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर के अंदर लेके जाएंगे। यहाँ पर इसको बायोगैस में परिवर्तित कर देंगे। और जो यहाँ पर कुछ भाग जो है, जैसे अपन ने दूध से दही बनाने के लिए जावण का उपयोग किया था, सेम वैसे ही अपन यहाँ पर फ्लोक्स को आरंभक के रूप में एरेशन टैंक में डाल देते हैं। भैया बार बार अपन कहां से लेके आएंगे, अरे बैक्टीरिया कहां से लेके आओगे बार बार, तो क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा भाग इसमें वापस डाल देंगे, तो वापस अगला जो पानी आएगा उसको ठीक कर देगा वो। अरे हाँ या ना बोल, क्या भैया हम इस पानी को पी सकते हैं क्या, पानी को जो हमने नदी में जो पानी छोड़ा, क्या हम इसको पी सकते हैं। मैंने कहा इसको आप नहीं पी सकते। अगर आप इसका एक भी बार ट्रीटमेंट करा दोगे ना, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया अपन ने, इसका अगर आप टर्सरी ट्रीटमेंट भी करा दोगे ना, उसके बाद आप इसको पीने लायक पानी बना सकते हो, उस पानी को आप पी भी सकते हो। अच्छा, तो भैया अगर हम ऐसा इसको ठीक कर सकते हैं तो नदियों के अंदर इतना पोल्यूशन क्यों है। जैसे आप न्यूज में वो सुनते हैं यमुना के बारे में, यमुना नदी के बारे में, उसमें झाग ही झाग तैर रहे हैं।
तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या है कि हमारे देश में अभी भी इतने ज्यादा क्या है आपके ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो इतने ज्यादा नहीं है कि सारा का सारा वेस्ट मटेरियल ट्रीट किया जाए। तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल क्या होता है, बिना ट्रीटमेंट के ही नदी में छोड़ दिया जाता है और उससे क्या होता है, प्रदूषण होता है, नदी खराब होती है। ये समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट आया ना बोलते भाई, ये प्रोसेस समझ में आया क्या? जावण, आरंभक, अंग्रेजी में इनोकुलम, दूध से दही जमाने के लिए जो अपन थोड़ी सी छाछ या फिर दही डालते हैं उसी को जावण कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आई, ठीक है, आ जाओ। चलिए अब थोड़ी सी बातें अपन और कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। जैसे बात अपन को ये करनी है कि बीओडी का मतलब क्या है। फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले तो। बीओडी की फुल फॉर्म क्या है? तो बीओडी की फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिमांड। ठीक है भैया, और बताओ इसके बारे में खास बात। मैंने कहा और ले बारे में खास बात यह है कि ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए आवश्यक है। जो बीओडी है आपकी वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए आवश्यक है। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए आवश्यक है। अच्छा भैया ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए आवश्यक है। तो यहां से मैं एक बात कह दूं क्या तुम लोगों को कि बीओडी, बीओडी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ऑर्गेनिक वेस्ट के, ऑर्गेनिक वेस्ट के, वेस्ट के। मतलब मतलब ये है कि जितना ज्यादा आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, ऑक्सीजन की डिमांड उतनी ज्यादा होगी, बीओडी की डिमांड उतनी ज्यादा होगी। और जितना आपका कम ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उतनी ही कम क्या होगी आपकी बीओडी होगी। ठीक है, तो यहां से मैं एक बात लिख दूंगा, यहां से मैं एक बात यहां पर ऐड कर देता हूं कि अधिक बीओडी, बीओडी ज्यादा, बीओडी अधिक मतलब ये है कि ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है, अधिक प्रदूषित जल। ठीक है, तो प्रदूषित जल में बीओडी जो है वो ज्यादा होती है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। ठीक है भैया, सक्रिय अंपक वही है, एक्टिवेटेड सेल्स डाइजेस्टर उसे कहते हैं सक्रिय अंपक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो यहां पर अपन ने बात कर ली किसकी, आपके जो सी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है इनको शॉर्ट में एसटीपी भी कहते हैं। और यहां पर एनसीईआरटी एक बात लिखती है कि जो नदियां हैं इनको साफ करने के लिए गवर्नमेंट ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान जो है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे। अब कितना साफ हुई है नदियां वो आप सबको पता है और मुझे भी पता है, बस इतना बात एनसीईआरटी लिखती है तो हम भी बात कर लेते हैं उसकी। तो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान किस लिए है? नदियों को साफ करने के लिए थे। ठीक है, नदियों के अंदर प्रदूषण कम करने के लिए गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान गंगा नदी के लिए, यमुना एक्शन प्लान यमुना नदी के लिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, विकल्प को आपको पूछ लेगा एग्जाम में गंगा एक्शन प्लान क्या है। अच्छा भैया ये क्या था? गंगा एक्शन प्लान गंगा नदी को ठीक करने के लिए, यमुना एक्शन प्लान यमुना नदी को ठीक करने के लिए। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ा जाए। आगे है अपना टॉपिक का नाम है जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। तो ये आप लोगों को थोड़ी बात पता भी लग गई होगी। कैसे भैया? यार अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग, पढ़ा था ना? अरे बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग नाम से अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, उसमें अपन ने एक बात करी थी भैया, क्या बात करी थी? हमने एक बात करी थी कि हाँ, कि हम क्या कर सकते हैं, कीड़ों को मारने के लिए जो रोगजनक जो कीड़े हैं, जो कीट हैं, उनको मारने के लिए अपन कीट का ही उपयोग कर सकते हैं। अरे सुनी थी ना ये बात भाई, अपन ने बीटी का यूज भी किया था, बेसिलस थ्रिंजेंसिस का यूज भी किया था कि कीड़ों को, रोगजनक जो कीड़े हैं उनको मारने के लिए अपन दूसरे कीड़ों का ही उपयोग कर सकते हैं और दूसरे कीटों का अपन उपयोग कर सकते हैं। यही क्या है आपका जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप फसल लगाई आपने और उस फसल के अंदर कोई रोगजनक कोई कीट लग रहा है तो आप उसमें केमिकल मत डालो, आप क्या डालो उसमें कोई दूसरा कीट डाल दो। वो कीट क्या करेगा, उस रोगजनक कीट को खा जाएगा और आपकी फसल जो बिल्कुल सेफ रहेगी। तो इस तरीके से भी अपन इनको यूज कर सकते हैं। तो अपन ट्रेडिशनल फार्मिंग जो चलते आ रही है,
जो आपकी पारंपरिक जो आपकी खेती होती है उसमें क्या करते हैं अपन, उसमें अपन रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करते हैं कि कोई भी कीड़ा लगा, फसल खराब हुई, क्या करेंगे, मार्केट से लाए, ओहो पेस्टिसाइड छिड़क दी। ठीक है, पेस्टिसाइड छिड़कने से क्या होता है, आपकी जो फसल जो है ना, उसे कीड़ा तो मर जाता है, लेकिन उससे उसके नुकसान क्या क्या होते हैं, नुकसान ये है कि आपकी जो आपकी जमीन है ना, जमीन प्रदूषित होती है, उसकी फर्टिलिटी खराब होती है। आप थोड़े टाइम बाद में देखते हो कि जमीन का उपजाऊपन जो ना वो खराब हो जाता है, किससे, केमिकल फर्टिलाइजर, आपकी जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं इनकी वजह से। तो रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करने से सोइल पोल्यूशन होता है, सोइल की जो फर्टिलिटी, जो मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो कम होता है, जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है ना वो भी मर जाते हैं। जब आप केमिकल डाल रहे हो तो केमिकल को थोड़ी ना पता भाई कौन से को मारना है कौन से को छोड़ना है, तो वो तो सबको मारेगा, तो उसमें लाभदायक बहुत सारे कीट होते हैं ना वो भी मर जाते हैं। तो ये सारे नुकसान हैं। इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग से बदला जा सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या, इसकी बात अपन पहले भी कर चुके हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें अपन कोई केमिकल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सारा का सारा जो यूज किया जाता है वो नेचर से ही यूज किया जाता है, कोई अपन केमिकल नहीं डालते इसमें। तो ऐसी जो अपन फसल करते हैं ना उसमें वो अच्छी तो होती है, उसमें बीमारियां कम होती हैं। ठीक है, हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, बट जेब के लिए महंगी होती हैं। ठीक है, तो दिक्कत यही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वैसे बहुत अच्छी है, बट इसके अंदर प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता जितना आप केमिकल यूज करते हो, उसमें प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इसमें प्रोडक्शन कम होता है। कम प्रोडक्शन, मार्केट में डिमांड ज्यादा, डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा होगी भाई, ठीक सीधी सी बात है। तो ये चीजें महंगी मिलती हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में नो केमिकल पेस्टिसाइड, कोई केमिकल पेस्टिसाइड यूज नहीं करती, रासायनिक कीटनाशक कोई भी यूज नहीं किया जाता यहाँ पर। बायो कंट्रोल एजेंट, जो जैव नियंत्रक कारक है वो यहाँ पर उपयोग किए जाते हैं। जैसे कोई कीड़ा लग गया फसल में तो उस कीड़े को मारने के लिए दूसरा कीड़ा ही डाला जाता है, कोई केमिकल नहीं डाला जाता। ठीक है, जैसे कीट की बात करें तो बीटल्स और जो ड्रैगन फ्लाइज हैं ये कंट्रोल करते हैं किसको, एफिड्स और मस्किटोज को। जो आपके मच्छर और जो आपके एफिड्स हैं इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, बीटल्स और आपके ड्रैगन फ्लाइज। तो खेत के अंदर अगर ड्रैगन फ्लाई और बीटल्स हैं तो वो हमारे लिए अच्छे हैं। क्या करेंगे, फसल के अंदर कोई आपका मस्किटोज है या फिर आपके एफिड्स जो है इनको क्या कर देती हैं, ये कंट्रोल करते हैं, इनको खा जाते हैं, तो वो होंगे नहीं तो फसल हमारी बच जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ऐसा का ऐसा, इसमें कोई मुझे वो नहीं चाहिए कि भैया ये नहीं होगा, ये ऐसा कैसा याद होना चाहिए। अगला बैक्टीरिया की बात करेंगे, तो बैक्टीरिया कौन सा है, तो इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं ऑलरेडी वहां पर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। एक बैक्टीरिया है बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस। ये बैक्टीरिया बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस जो है इससे क्या निकलती है, टॉक्सिन निकलती है, बीटी टॉक्सिन की बात करी थी अपन ने। तो जैसे ही कीड़ा आएगा इस बीटी टॉक्सिन को खाएगा, उसके पेट में जाएगा, कीड़े के पेट में क्या होता है, आमाशय के अंदर क्या होता है, उसकी गट में क्या होता है, पीएच कैसी होती है, क्षारीय होती है। जैसे पीएच क्षारीय होगी टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाएगा और कीड़ा कीट जो है वो फटकर मर जाएगा। ये प्रोसेस मैं आपको समझा चुका हूं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर थोड़ी एनसीईआरटी बात करती है। तो बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस जो है इसके जीवाणु जो है, इसके जो स्पोर्स है वो मार्केट में पैकेट के रूप में मिलते हैं। पैकेट के रूप में अपन खरीद के लेके आएंगे, पानी में घोलेंगे और फसल पर छिड़क देंगे। छिड़क दिया हमने, जैसे ही कोई कीट आकर अपने पत्तों को या फिर फसलों को खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके पेट में जो बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस है इसका टॉक्सिन चला जाएगा। वो टॉक्सिन कैसा रहता है, इनएक्टिव स्टेज के अंदर रहता है, लेकिन जैसे ही वो कीट के पेट में जाता है, गट में जाएगा, तो होगा क्या, वहां पर हम उसके जो गट में क्या है, क्षारीय कंडीशन है, क्षारीय कंडीशन के कारण वो टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाएगी और वो छेद कर देती है कीट के पेट में, और इससे कीट जो मर जाता है। हमारा क्या हो गया, काम हो गया, कोई हमने केमिकल भी नहीं डाला। ठीक है, चलिए, तो बैक्टीरिया जो बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस है ये कंट्रोल करती है बटरफ्लाई और जो कैटरपिलर जो है ये फसलों को खराब करते हैं। कैटरपिलर एक कीड़ा है, बटरफ्लाई तितली जानते ही हो सब लोग। ठीक है, तो इनको कंट्रोल करने का काम ये करता है। कौन किसको कंट्रोल करता है ये आपको याद होना चाहिए। फंजाई की बात करते हैं, फंजाई के बारे में एनसीईआरटी लिखते हैं कि ट्राइकोडर्मा नाम की फंजाई है और ये मुक्त जीवी होती है, इसको किसी के साथ में रहने की किसी की जरूरत नहीं होती, अकेले रह लेगी, मुक्त जीवी होती है। और ये पादप के रोगों का उपचार करने में इसको काम में लिया जाता है। पौधों के अंदर कोई रोग लग जाए तो उसके उपचार में काम में लिया जाता है। कौन से रोग में काम में लिया जाता है वो अपन को नहीं पढ़ना, बस इतना आप लिख रखिए, एनसीईआरटी में इतना याद रख लेना बस। अगली बात करेंगे वायरसेस की, तो वायरस के अंदर लिखा रखा है बक्यूलो वायरस। तो एक वायरस है बक्यूलो वायरस, और जो बक्यूलो वायरस है ये कौन से ग्रुप का मेंबर है, तो एक बड़ा ग्रुप है जिसका नाम है न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरसेस। एक ग्रुप का नाम है न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरसेस, इसका जो मेंबर है वो क्या है, बक्यूलो वायरस। ये जो बक्यूलो वायरस है ये कंट्रोल करता है किसको, कीट और जो आपके आर्थ्रोपोड की जो मेंबर है, आर्थ्रोपोडा जो आपका फाइलम है उसके जो मेंबर है उनको कंट्रोल करता है, ये वायरस कंट्रोल करता है। तो एक वायरस से अपन बहुत सारे कीटों को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई केमिकल यूज नहीं किया अपन ने, एक जीव दूसरे जीव को मार रहा है, तो ये अच्छी बात है, हमारी फसल जो सेफ रहेगी। इसी को अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो कहते हैं, है ना। हाँ, वो तुम लोगों को बने वहां पर बता दें, वहां पर डिटेल में कर लिया था अपन ने, तो यहाँ पर बार बार एक ही चीज को करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं, तो इसलिए मैंने आपको वहां पर बताया हुआ है। ठीक है, तो एक बार इसको वापस रिपीट कर लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। कीट
बीटल्स और आपके जो ड्रैगन फ्लाइज हैं, बीटल्स आपके भृंग कहते हैं ना, वो ऐसा नहीं आते क्या रे यार, लाल लाल के कलर के होते हैं, उनपे ब्लैक ब्लैक डॉट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं लाल लाल कलर के, ठीक है, उनपे ब्लैक ब्लैक डॉट होते हैं, ठीक है, वो बीटल्स हैं, बीटल्स है, ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है। ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसको, एफिड्स और मस्किटोस को। बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजेंसिस कंट्रोल करता है किसको, कैटरपिलर और बटरफ्लाइज को। फंजाई ट्राइकोडर्मा जो आपकी पादप के अंदर बहुत सारे रोग हैं उनको उपचार करने में मदद करती है, ठीक है। और वायरस की बात करें तो बैक्यूलो वायरस न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस का मेंबर है, ये कंट्रोल करता है कीट और आर्थ्रोपोड्स को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फुल फॉर्म बताऊंगा आपको, आईपीएम। आईपीएम की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, क्या फुल फॉर्म है भैया, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आईपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। और इसका हिंदी नाम क्या है, हिंदी नाम है इसका समाकलित पीड़क प्रबंधन कार्यक्रम। समाकलित पीड़क प्रबंधन कार्यक्रम कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में इसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब आओ क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, क्वेश्चन पूछेगा आपको कि जो आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है या फिर आपका आईपीएम है या फिर आपका समाकलित पीड़क प्रबंधन कार्यक्रम है, इसमें अपन क्या यूज करते हैं, तो इसमें अपन वायरस यूज करते हैं। सुनना ध्यान से, आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या फिर समाकलित पीड़क प्रबंधन कार्यक्रम है, इसमें अपन क्या यूज करते हैं, तो वायरस यूज करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, ऐसा कैसा, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, और एग्जाम में पूछता है कि संकरे स्पेक्ट्रम कीटनाशी कौन से होते हैं, संकरे स्पेक्ट्रम कीटनाशी या फिर अंग्रेजी में नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट कौन से होते हैं, तो वो भी आपके वायरस होते हैं। तो दोनों में आंसर आपका वायरस आएगा, तो ये आपको ऐसा का ऐसा याद होना चाहिए। अब ये संकरे स्पेक्ट्रम कीटनाशी कैसे होते हैं, तो इसको आप ऐसे समझो कि बहुत सारे कीट ऐसे होंगे, जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं, कोई मान लो एक कीड़ा है, कोई एक कीट है, ये कोई एक कीट है, ये बी कीट को भी मार देता है, ये सी कीट को भी मार देता है, ये डी कीट को भी मार देता है, तो ये बहुत सारे कीटों को मार देता है। तो ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। लेकिन एक वायरस मान लो, कोई एक ए वायरस है और ये खाली बी वायरस को ही मारता है, बी कीट को ही मारता है, कोई बी आपके फंजाई को ही मारता है मान लेते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या ये सिर्फ एक को मार रहा है, तो ये क्या सकरा स्पेक्ट्रम कीटनाशी है, ठीक है। तो कोई एक कीड़ा, एक कीट बहुत सारे कीटों को मार दे, ये क्या है आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। और कोई एक कीट सिर्फ एक कीट को मार रहा है, ये क्या आपका सकरा स्पेक्ट्रम कीटनाशी है। तो इसका एग्जांपल आपको वायरस याद रखना है, तो दोनों में आपका वायरस याद रखना है, ये स्पेसिफिक होता है, ये बताना चाह रहा हूं। ठीक, आ जाओ। अब लास्ट बात करेंगे अपन जैव उर्वरक की बात करेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स की बात और कर लेते हैं, फिर आज के लिए टाटा बाय बाय कर देंगे। बायो फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, तब तो तुम लोग लाइक कर दो यार, मस्त, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स जैव उर्वरक, सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म जीव जो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। चलिए एक बार वापस बोलो, जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर की अपन बात कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव जो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है भैया। ऐसे कौन से जीव हैं जो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं, मैंने कहा है ऐसे जीव, देखना ध्यान से। तो जैविक खेती में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपन बायो फर्टिलाइजर ही यूज करते हैं, वहां पर कोई केमिकल तो यूज करते नहीं है, बिल्कुल या नहीं करते। तो जैसे बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया, फंजाई है, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो आपकी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। भैया कैसे, मैंने कहा जो बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी ना तो हमारी फसल जो वो अच्छी हो जाती है, जो फसल जो अपनी मिट्टी है उसकी उपजाऊपन जो वो बढ़ जाता है। फंजाई क्या करता है, माइकोराइजा, ये माइकोराइजा एक क्या है, एक रिश्ता है, इस रिश्ते के बारे में थोड़ी बात करते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, थोड़ी देर में बताऊंगा ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो माइकोराइजा क्या है, एक रिलेशन है, इस रिलेशन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। आ जाओ, बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेंगे पहले। तो बैक्टीरिया जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक मुक्त जीवी होते हैं और एक क्या है, सहजीवी होते हैं। मुक्त जीवी का मतलब तुम लोग सब समझते हो, मुक्त जीवी मतलब अकेले रह लेंगे, सिंगल रह लेंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। सहजीवी होंगे, वो कहेंगे मैं रहूंगा तो तेरे साथ रहूंगा वरना मैं नहीं रह पाऊंगा, साथ जिएंगे साथ मरेंगे वरना नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो मुक्त जीवी अकेले रह सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, तो एक है बीजरंकिया, आपका एजोटोबैक्टर और रोडोस्पाइरलम, ये तीन बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या है मुक्त जीवी हैं और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ये बैक्टीरिया करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, N2 फिक्सेशन। तो मिट्टी में क्या करते हैं, ये N2 फिक्सेशन करते हैं ना, तो मिट्टी की गुणवत्ता जो है वो बढ़ जाती है, उपजाऊपन जो वो बढ़ जाता है। कौन से याद रखना, बीजरंकिया, आपका एजोटोबैक्टर और रोडोस्पाइरलम, ठीक है। तो याद रखना भैया, जो आपके सिंगल लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं वो क्या है, कहीं भी घूम लेते हैं, बार में जाते हैं, बार क्या होता है, मेरे को ठेका होता है। तो BAR
बार से आप इसको याद रख लेना, ठीक है। तो मुक्त जीवी होते सिंगल रहते हैं। इधर आ जाओ भैया, ये रिलेशन वाले हैं, ठीक है। तो इनको तो क्या है, रिलेशन चाहिए, वरना अकेले तो रह नहीं पाएंगे। तो सहजीवी अंग्रेजी में सिम्बायोटिक कहते हैं, इसमें आपका फ्रैंकिया है और आपका राइजोबियम है। तो ये दो बैक्टीरिया जो आपके सहजीवी हैं, राइजोबियम और फ्रैंकिया, याद रखना। चलिए फंजाई की बात करते हैं। तो फंजाई क्या है, एक रिलेशन बनाती है, किसके साथ में, प्लांट के साथ में क्या बनाती है, एक रिलेशन बनाती है, जिसे क्या कहते हैं अपन, माइकोराइजा कहते हैं। अब एक बात बताऊं तुम लोगों को, जीवन के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी होगी ये वाली बात। ये वाली बात ये है कि कोई भी एक रिश्ता है ना, वो तभी चल पाएगा जब आप गिव एंड टेक रखोगे। गिव एंड टेक मतलब कि उस रिश्ते से दोनों को कुछ ना कुछ फायदा होता होगा ना, तभी वो रिश्ता चल पाता है, अन्यथा वो रिश्ता नहीं चल पाता है। जैसे मैं बात करूं हस्बैंड वाइफ की, मैं बात कर लेता हूं, तो अपन एक केस लेते हैं जहां पर वाइफ जो वो कमा रही है, हस्बैंड घर का काम कर रही है, ठीक है। हस्बैंड घर का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो अगर ऐसा होगा ना, वाइफ बाहर कमा के ला रही है और हस्बैंड जो है वो काम दाम कुछ नहीं कर रहा, बढ़िया बस बेड पे लेटे रील देख रहा है, घर का काम भी नहीं कर रहा, कमा के भी नहीं ला रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो वो रिश्ता चल पाएगा या, कभी नहीं चल पाएगा भाई वो रिश्ता। अगर वाइफ कमा के ला रही है और हस्बैंड कुछ नहीं कर रहा, ना घर का काम कर रहा, ना कमा के ला रहा है, तो वो रिश्ता कभी नहीं चल पाएगा। उल्टा केस ले लेते हैं अपन, हस्बैंड जो है वो कमा के ला रहा है और वाइफ घर का काम भी नहीं कर रही और बढ़िया रील देख रही है बेड पे, तो भैया वो क्या रिश्ता चल पाएगा क्या, कभी नहीं चल पाएगा। रिश्ता तब चल पाएगा जब एक इंसान कमा के लाए और दूसरा इंसान घर का काम करे, या फिर वो भी कमा के लाए, तभी रिश्ता चलता है। गिव एंड टेक पर रिश्ता चलता है, अन्यथा रिश्ता नहीं चलता, ठीक है। अगर ऐसा हो कि आपके माता पिता वही कमाते रहे जिंदगी भर और आप कुछ नहीं करो, तो आपका रिश्ता भी बिगड़ जाता है, घर वाले निकाल देंगे, आपको अलग कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो रिश्ता हमेशा गिव एंड टेक पे चलता है। तो यहाँ पर फंजाई क्या बनाता है, माइक्रोराइजा। ये माइक्रोराइजा एक रिलेशन है, किसके बीच में बनता है, फंजाई और प्लांट के बीच में रिलेशन बनता है। यहां पर भी दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ देंगे, तभी वो रिश्ता चल पाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक चीज याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि माइक्रोराइजा के अंदर फंजाई के साथ में जो प्लांट यूज होता है, वो प्लांट कौन सा, ग्लोमस जीनस का प्लांट होता है। कौन से जीनस का प्लांट होता है, ग्लोमस जीनस का प्लांट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, तो ये वाली बात याद रखना, ग्लोमस जीनस का प्लांट होता है। तो यहां पर फंजाई क्या प्रदान करती है भाई, फंजाई क्या देती है, तो फंजाई फोस्फोरस, रोग के प्रति प्रतिरोधकता देती है प्लांट को, लवणता के प्रति सहनशीलता देती है। मान लो जमीन के अंदर लवणता ज्यादा है, तो उसके प्रति सहनशीलता देगी, रोग नहीं होने देगी, फोस्फोरस की मात्रा देगी, तो प्लांट के लिए फायदा है। तो ये फंजाई उसको प्रदान कर रही है। फंजाई को प्लांट क्या दे रहा है भैया, रिलेशन में देना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो प्लांट क्या देता है, पादप प्रदान करता है इसको, आश्रय और कार्बन देता है, तो उसे रहने की जगह दे रहा है भाई फंजाई को, ठीक है। फंजाई यहाँ पर रह लेगी, बदले में इसको ये दे रही है, बस गिव एंड टेक पे रिश्ता चल रहा है, बढ़िया चलेगा इनका, ठीक है। आ जाओ, साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने बैक्टीरिया की बात कर ली, फंजाई की बात कर ली, साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जिसको अपन बीजीए भी कहते हैं, नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। हाँ हाँ, चलो आ जाओ। तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करता ही है, लेकिन साथ में वो आपका प्रकाश संश्लेषण भी करता है। अब आपको यहाँ पर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया भी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बिल्कुल भी करता है। साइनोबैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ साथ में फोटोसिंथेसिस भी करता है, ये याद रखना। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण भी करता है, प्रकाश संश्लेषण करेगा तो ऑर्गेनिक मैटर भी ये साथ में बनाता है, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल क्या है, नोस्टोक, एनाबिना और ओसिलेटोरिया, ये आपको याद रखने हैं। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया आपको मिलता है, ठीक है। चलिए भैया, मेरी तरफ से यहाँ पर चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। बस इतना ही था, इतना कर लेना, आपका काम जो है वो बन जाएगा, ठीक है। इतना आप कर लोगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इतना जो तो पढ़ा है उसमें कोई आपको वो नहीं चाहिए, इतना काम कर लोगे तो काम बन जाएगा, इससे बाहर कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो तुम लोगों को पसंद आया है, समझ में आया है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाना। तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, मुझे बुरा लगता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना। वीडियो तुम लोग पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलेंगे अपन अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए सारे देखते रहो, मस्त रहो, ओके बाय। अभी अपलोड कर दूंगा, खाना खाऊंगा पहले फिर अपलोड करूंगा। किसी को ये चाहिए क्या, ये किसको चाहिए, ये किसको चाहिए, हाँ रुक गया बोल, इसको हाँ रोज लूंगा रोज लूंगा। अरे मेरा वो बता दूं, बताऊं कि नहीं बताऊं, चलो बता देता हूँ। अरे घर पे पेंट का काम चल रहा था, कलर का काम चल रहा था, मेरे घर पे शादी है, ठीक है, तो ये काम चल रहा था, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए यार, अनिका को तो नहीं चाहिए, बाकी किसी को चाहिए तो ले लो। डेयरी मिल्क लाओ, अरे मेरी इतना नहीं है भाई, डेयरी मिल्क देता तुम देखते हो गया, ये किसमी देती है अपना, बस किसमी ले लो। डेयरी मिल्क चाहिए, कल डेयरी मिल्क लाऊंगा तुम लोग के लिए। चलो मिलते हैं अपन लेक्चर्स के अंदर अगले, तब तक के लिए सारे पढ़ते रहो, मस्त रहो, और
मिलेंगे अपन। हाँ, अगले लेक्चर्स के अंदर क्या बोल रहा हूँ मैं। वीडियो पसंद लाइक कर देना, अपने दोस्तों शेयर कर देना। बाकी मिलेंगे अपन अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। ये नोट्स मिल जाएंगे आपको ऐप पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर। ओके बाय।